ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम, अध्याय 1371, डार्क लॉर्ड्स की सेना। इस बीच अनुष्ठान कक्ष में वापस रिन खड़ी थी। उसकी छाती धड़क रही थी, उसका रक्त लाल कवच अब पसीने से लथपथ था और कुछ ऐसा जो संदिग्ध रूप से डर जैसा लग रहा था। लड़ाई हालांकि छोटी थी, लेकिन उस पर भारी पड़ गई थी। वह अंधेरे के देवता की प्रतिकृति का सामना कर रही थी, उसकी शक्ति के एक अंश से भरी एक आदर्श प्रतिकृति, और यहाँ तक कि वह उसे उसकी सीमाओं तक धकेलने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन एंडोहर अपने हड्डी तराशे सिंहासन पर लेटा हुआ प्रभावित नहीं दिख रहा था। वास्तव में वह उबा हुआ लग रहा था, निराश। उसने अपनी शराब का एक घूंट लिया, उसके होंठ एक व्यंग्य में मुड़ गए। बस इतना ही। वह हंसा, उसकी आवाज व्यंग्य से टपक रही थी। ये सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं। आप अंधेरे के देवता के क्लोन को भी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। उसने अपना सिर हिलाया, उसकी निगाहें ठंडी, गणना करने वाली थीं। मुझे बताओ रिन, अगर तुम एक फीके नकल को भी नहीं संभाल सकते तो तुम असली अंधेरे के देवता के साथ मुठभेड़ में कैसे बचोगे? क्या तुम फिर से बंधकों का उपयोग करने की योजना बना रहे हो? क्योंकि वह छोटी सी चाल, मेरे प्यारे, लंबे समय तक काम नहीं करेगी। रिन जिससे लड़ रहा था वह माइकल नहीं था, वास्तव में नहीं। यह एक क्लोन था, एक जादुई रूप से निर्मित प्रतिकृति, अंधेरे के देवता की शक्ति के एक अंश से भरी हुई। बाहर खाई में ढेर किए गए वे शव, वे असफल थे। असली चीज को फिर से बनाने के लिए किए गए प्रयास। रिन और एंडोहर खून, बाल, कवच के टुकड़े और किसी भी अन्य कलाकृति का उपयोग करके प्रयोग कर रहे थे जिसमें पिछले डार्क लॉर्ड के सार का एक निशान था, ताकि अंधेरे के देवता की एक आदर्श प्रतिलिपि बनाई जा सके जिसे एंडोहर अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। लेकिन इतने सीमित संसाधनों के साथ उनकी शक्ति के चरम की नकल करना असंभव था। फिर भी वे स्वीकार्य परिणाम प्राप्त करने में कामयाब रहे। फीके नकल जरूर, लेकिन एक सभ्य चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत। और प्रत्येक सफल क्लोन के साथ लड़ाई कठिन, अधिक तीव्र होती गई, जिसने रिन को उसकी सीमा तक धकेल दिया। हालांकि एंडोहर संतुष्ट नहीं था, वह और अधिक चाहता था। उसने डार्क लॉर्ड्स की एक सेना की कल्पना की, उसके आदेश के तहत अंधेरे की एक अजेय शक्ति, अपने दुश्मनों पर नरक को उजागर करने के लिए तैयार। वह जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहता था, एक आदर्श प्रतिकृति बनाना चाहता था, अंधेरे के देवता की एक दर्पण छवि, एक हथियार जो अंततः देवताओं के खिलाफ उसकी जीत को सुरक्षित करेगा। जब रिन ने एंडोहर की कृपालु टिप्पणियों को सुना तो उसकी निगाहें उसके चेहरे पर छाई हुई आत्मसंतुष्ट नजर पर टिकी रहीं। उसे सफेद गर्म क्रोध की लहर महसूस हुई। वह उसे जिंदा फोड़ने, उसकी चीख सुनने, उसकी घमंडी आंखों से रोशनी को फीका होते देखने के लिए कुछ भी दे सकती थी। लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए और खुद को चुप रहने के लिए मजबूर किया। वह हत्या की राजकुमारी हो सकती है, लेकिन वह भी समय और स्थान के देवता की खुलेआम अवहेलना करने से बेहतर जानती थी। अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो एंडोहर, उसने जहरीले व्यंग्य के साथ कहा, तुम अंधेरे के देवता के पीछे क्यों नहीं जाती? इन प्रतिकृतियों के पीछे क्यों छिपती हो? छाया में चूहे की तरह दुबकने के बजाय खुद उसका सामना क्यों नहीं करती? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसे पछतावा हुआ। एंडोहर ने बस मुस्कुराया, एक ठंडी, शिकारी मुस्कान जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उसने अपनी कलाई हिलाई और छोटे छोटे पोर्टल्स की एक श्रृंखला लौकिक ऊर्जा के साथ घूमती हुई रिन के चारों ओर दिखाई दी। उसका शरीर हिल गया, झटके खाए, जैसे एक अदृश्य शक्ति उसे एक साथ कई दिशाओं में खींचने लगी। वह चीखी, दर्द और हंसी का मिश्रण उसका शरीर खींच रहा था, विकृत हो रहा था। उसके कवच की सलवटें विरोध में कराह रही थीं। खून, एक लाल धुंध, उसके मांस में खुले घावों से रिसने लगी क्योंकि उसका शरीर और भी दूर खींचा जा रहा था। एंडोहर उसे पूरी तरह से चीरने से पहले ही रुक गई। वह अपने सिंहासन से उठा, उसकी हरकतें सुस्त, लगभग ऊबी हुई थीं, और सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसका शराब का प्याला अभी भी उसके हाथ में था। उसने धीरे से घूंट लिया, उसकी आंखें रिन के विकृत रूप से कभी नहीं हटीं। मत करो, उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। मेरे तरीकों पर सवाल उठाओ रिन। मुझ पर अपनी आवाज़ मत उठाओ। मेरा अपमान मत करो। मेरे पास तुम्हारे जैसे प्राणियों के लिए बहुत कम धैर्य है। उसने रुककर अपने शब्दों के वजन, निहित धमकी को हवा में लटकने दिया। ज़ाइलो तुम्हें वापस जोड़ सकता है, हाँ, लेकिन दर्द रिन, वह दर्द जो तुम अनुभव करोगी, वह तुम्हारे साथ रहेगा, हर पुनर्जन्म में, हर जीवन काल में। तुम इसे कभी नहीं भूलोगी। रिन के चारों ओर छोटे छोटे द्वार धड़क रहे थे, घूमती हुई ग्रे ऊर्जा के छोटे छोटे भंवर जो उसके मांस को खींच रहे थे, उसके अंगों को फैला रहे थे, उसके शरीर को विकृत कर रहे थे। एंडोहर उसके चारों ओर घूम रहा था, उसका शराब का प्याला घूम रहा था, उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। तुम्हें लगता है ये क्लोन मूल से लड़ने के लिए हैं?
वह हंसा, एक धीमी खतरनाक आवाज जो पूरे कक्ष में गूंज उठी। तुम सच में दिखने से ज्यादा मूर्ख हो, है न? उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह एक ठंडे गुस्से की नजर ने ले ली। मुझे उस कमीने को बड़ा चढ़ाकर पेश करना पसंद नहीं है, उसने गुर्राते हुए कहा और उसकी नजर रिन पर पड़ी। लेकिन तुम जैसे दयनीय छोटे कीड़े, तुम ये भी नहीं समझते कि तुम किससे निपट रहे हो। तुम्हें कहावत पता है, मुझे बताओ कि तुम्हारा दुश्मन कौन है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। वह रुका, सवाल को हवा में लटकने दिया। अंधकार का देवता, वह एक शेर है, रिन। एक कमबख्त शेर, शायद एक युवा शेर, अभी भी अपने पंजे ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी एक शेर। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे छोटे छोटे खेल उसके लिए खतरा हैं? उसने घृणा से सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। एक कहानी है, उसने आगे कहा, एक लकड़बग्घे के बारे में जिसने एक शेर को धूप में सोते हुए देखा। एक युवा शेर, आलसी, हानिरहित प्रतीत होता है, और लकड़बग्घा, जो कि एक घमंडी मूर्ख था, ने सोचा। मैं उसे पकड़ सकता हूँ। उसने कई दिन साजिश रचने, षड्यंत्र रचने, अपने झुंड को इकट्ठा करने में बिताए। उसे यकीन था कि वह राजा को गिरा सकता है। लकड़बग्घे को यह एहसास नहीं था कि शेर, वह बस खुश था। उसने ये सब पहले भी देखा था, 1000 बार। उसने लकड़बग्घे को उसके छोटे छोटे खेल खेलने दिए, ये जानते हुए कि अपने पंजे के एक ही वार से वह सब खत्म कर सकता है। और जब लकड़बग्घा आखिरकार झपटा खैर, मान लीजिए कि यह शेर नहीं था जो भोजन बन गया। रिन को यह स्पष्ट था कि एंडोहर उसकी तुलना अपनी छोटी सी कहानी में लकड़बग्घे से कर रहा था। मूर्ख, घमंडी प्राणी जिसने शेर को चुनौती देने की हिम्मत की, केवल उसका भोजन बनने के लिए। और उसे ये तुलना पसंद नहीं आई। वह रिन थी, मड की राजकुमारी, जाइलोथ की बेटी। वह खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर थी। एंडोहर की कहानी, उसका कृपालु स्वर, उसका यह निहितार्थ कि वह एक मेहतर से ज्यादा कुछ नहीं थी, ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। और इस दयनीय कहानी में तुम कौन हो, एंडोहर? उसने एक जहरीले गुस्से से गुर्राते हुए कहा कि उसके फूले हुए शरीर का दर्द भी उसे पूरी तरह से नहीं छिपा सका। वह बुद्धिमान बूढ़ा कहानीकार, एंडोहर ने ठहाका लगाया, उसकी आंखें ठंडे मनोरंजन से चमक रही थीं। शेर, उसने गुर्राते हुए कहा, जैसा कि उसने आगे कहा, वह वास्तव में अपने जंगल का राजा था। उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था जो उसके शासन को चुनौती देने की हिम्मत करता। वह अहंकारी था, आत्मसंतुष्ट। वह भूल गया था कि हमेशा बड़े शिकारी होते हैं। वह रुक गया, हवा में सन्नाटा छाने दिया, उसकी निगाह रिन के विकृत रूप पर टिकी थी। उसे एहसास नहीं हुआ कि एक ड्रैगन उसे देख रहा था। एक ड्रैगन जो न केवल जंगल पर राज करता था, बल्कि आसमान, पहाड़, समुद्र, जहां भी ड्रैगन जाता था वहां राज करता था। और यह शेर, यह अहंकारी मूर्ख शेर, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पर नजर रखी जा रही थी, कि एक दिन ड्रैगन स्वर्ग से नीचे झपट्टा मारेगा और उसे पूरा खा जाएगा। एंडोहर ने अपनी शराब का एक और घूंट लेते हुए हंसी। ये क्लोन, रिन, उसने बाहर खाई में ढेर हुए शवों के पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वे अंधेरे के देवता से लड़ने के लिए नहीं हैं। सीधे तौर पर नहीं, वह एक देवता है और इनमें से 100,000 प्रतिकृतियां भी। खैर, वह उन्हें मिनटों में मिटा देगा। उसने एक साथ 7 पूर्वजों को मारकर यह साबित कर दिया है। वह रुका, उसकी निगाहें सख्त हो गईं। मैं एक सेना बना रहा हूं, रिन। एक सेना जो असली दुश्मन से लड़ेगी, पुराने पैंथियन। उसने एक कर्कश हंसी निकाली। मेरे प्यारे, देवता भी सेना का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम उन दयनीय प्राणियों को हमारे लिए युद्ध लड़ने क्यों देते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम डरते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गंदा है, अक्षम है, और सच कहूं तो ये हमारी छवि के लिए बुरा है। खून से लथपथ एक देवता अपना आपा खोते हुए यह विश्वास को प्रेरित नहीं करता है ना? नहीं, ये बेहतर है कि कमतर प्राणियों को गंदा काम करने दिया जाए। अपने हाथ साफ रखें, दिव्य अलगाव का भ्रम बनाए रखें। वह मुस्कुराया, एक क्रूर शिकारी मुस्कान। लेकिन मेरी सेना, रिन, मेरी सेना अलग होगी, अनंत, अजेय, और मुझे छवि या आस्था के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि ये क्लोन, वे संवेदनशील नहीं हैं, वे उपकरण हैं, हथियार हैं। अनंत, रिन ने उपहास किया, उसकी आवाज दर्द से थक गई थी। तुम मजाक कर रहे हो, है न? इनमें से हर प्रतिकृति, उन्हें खून की जरूरत होती है। बहुत सारा खून, मांस, हड्डी, ये बिल्कुल भी टिकाऊ व्यवसाय मॉडल नहीं है, एंडोहर। एंडोहर ने ठहाका लगाया, उसकी आंखें शिकारी मनोरंजन से चमक रही थीं। इसीलिए तुम यहाँ हो, रिन। इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए, इसे और भी ज्यादा कुशल बनाओ। कल्पना करो, मेरे प्यारे, डार्क लॉर्ड्स की एक अंतहीन सेना, सभी मेरे अधीन। क्या तुम्हें नहीं लगता
तुम्हारे पिता प्रसन्न होंगे। उद्धरण चिन्ह। वह जानता था कि उसे कैसे उकसाना है। रिन ज़ाइलोथ की स्वीकृति के लिए जीती और सांस लेती थी। वह उसका ध्यान, उसकी प्रशंसा, उसका प्यार चाहती थी। और एंडोहर, जो एक मास्टर मैनिपुलेटर था, ने उस कमजोरी का पूरी तरह से फायदा उठाया था। उसने ज़ाइलोथ के साथ एक सौदा किया था, एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था। एंडोहर को उसकी सेना मिलेगी और ज़ाइलोथ को खेलने का मौका मिलेगा। दुनिया पर अराजकता और विनाश का अपना ब्रांड लाने के लिए एंडोहर की रचनाओं का इस्तेमाल मौत के अपने औजार के रूप में करना। और रिन उनके खेल में सिर्फ एक मोहरा थी, एक ऐसा औजार जिसका इस्तेमाल किया जाना था, जिसे तब त्याग दिया जाना था जब वह अब उपयोगी नहीं थी। अपने पिता को खुश करने, उनकी स्वीकृति पाने के विचार ने रिन के दर्द को कम कर दिया। उसकी जगह उन्मादी ऊर्जा की लहर ने ले ली। वह हंसी, एक ऊंची, लगभग उन्मादी आवाज जो पूरे कमरे में गूंज उठी। भले ही वह खींची हुई, टूटी हुई, फटी हुई होने के कगार पर हो, वह विरोध नहीं कर सकी अपने पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेकिन पहेली का एक और टुकड़ा है, एंडोहर ने कहा, उसकी आवाज में एक षड्यंत्रकारी लहजा था। मैंने अपने एक एजेंट को कुछ खास की तलाश में भेजा है, कुछ ऐसा जो एक शून्य क्षेत्र बनाएगा, खास तौर पर अंधेरे के असली देवता के लिए। वह रुका, उसकी नज़र रिन से मिली, उसकी मुस्कान शिकारी हो गई। क्या तुम समझती हो कि इसका क्या मतलब है, रिन ने भौहें सिकुड़ी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह जानकारी को समझने की कोशिश कर रही थी। एक शून्य क्षेत्र। उसने ऐसी जगहों के बारे में फुसफुसाहटें, अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसने खुद कभी किसी का सामना नहीं किया था। वे पौराणिक थे, ऐसी जगहें जहां वास्तविकता के नियम मुड़े हुए थे, टूटे हुए थे, जहां देवताओं को भी कमजोर किया जा सकता था। नहीं, उसने स्वीकार किया, उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी। मुझे समझाओ। एंडोहर ने ठहाका लगाया, उसकी आंखें ठंडी आग से चमक रही थीं। इसका मतलब है, उसे काट दिया जाएगा, रिन। उसकी शक्तियों को बढ़ाने वाली दिव्य ऊर्जा से कोई संबंध नहीं, उसके देवत्व तक कोई पहुंच नहीं, बस एक नश्वर, फंसा हुआ, असहाय। वह और करीब झुका, उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। और जब वह मेरे हाथ में होगा, मैं अपनी छोटी प्रतिकृतियों को छोड़ सकता हूँ, उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, और फिर मैं उसकी आत्मा पर अधिकार कर सकता हूँ। और यही, मेरे प्यारे रिन, असली मजा शुरू होता है। अध्याय 1372। माइकल और गया का फिर से मिलन आए। जुड़वां चांद के नीचे गोल्डस्पायर का डिस्टिलरी जिला एक उजाड़ बंजर भूमि था। ढहती हुई इमारतें, उनकी खिड़कियां बंद या टूटी हुई, रात की पृष्ठभूमि के खिलाफ कंकाल जैसे विशालकाय दिखाई दे रही थीं। सड़ते हुए फलों, बिखरी हुई शराब और कुछ अस्पष्ट रूप से सीवर जैसी बदबू से भरी हवा ने सांस लेना एक काम बना दिया था। यहां तक कि अदृश्य अवरोध के किनारों के आसपास चमकने वाली सुरक्षा व्यवस्था भी, जो जिले को गोल्डस्पायर के बाकी हिस्सों से अलग करती थी, लहरदार लग रही थी। डिस्टिलरी जिला गोल्डस्पायर के सुरुचिपूर्ण, भव्य दिल के बिल्कुल विपरीत था, जो शहर के अन्यथा प्राचीन मुखौटे पर एक सड़ता हुआ घाव था। लेकिन ढह गए गोदाम के मलबे के नीचे छाया में आकृतियों का एक समूह छिपा हुआ था। उन्होंने अजीबोगरीब, लगभग दूसरी दुनिया के गियर पहने थे, सामरिक बनियान, घुटने के पैड, एकीकृत नाइट विशन गॉगल्स वाले हेलमेट, जो तलवारों और जादू की इस दुनिया में अजीबोगरीब लग रहे थे। वे एक सटीकता, एक शांत दक्षता के साथ आगे बढ़ रहे थे, जो वर्षों के प्रशिक्षण और अनुभव की बात करता था। चार आकृतियां स्पष्ट रूप से पुरुष थीं, उनके चौड़े कंधे और खुरदरी विशेषताएं उनके द्वारा पहने गए टाइट फिटिंग हरे कवच से और भी उभरी हुई थीं। अन्य दो, वे वक्र, वे रणनीतिक रूप से रखे गए पाउच जो उनकी संपत्तियों को छिपाने के लिए बहुत कम थे, उनके लिंग के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ते थे। महिलाओं में से एक, उसके सुनहरे बालों को एक तंग पोनीटेल में पीछे की ओर खींची गई थी, एक उपकरण के साथ छेड़छाड़ कर रही थी जो संदिग्ध रूप से एक हाईटेक स्कैनर की तरह लग रहा था। दूसरी, उसके काले बाल छोटे कटे हुए थे, उसका चेहरा जटिल टैटू की एक श्रृंखला से सुशोभित था, वह गम का एक टुकड़ा चबा रही थी, उसका जबड़ा लयबद्ध तरीके से काम कर रहा था क्योंकि वह आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थी। वहां गोरी महिला ने दूर से चमकती एक फीकी लाल रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहा, लगता है कि हमारे स्काउट ने इसे ढूंढ लिया है। उम्मीद है कि वह कुतिया सेराफिन इस बारे में सही है, एक आदमी ने अपना हेलमेट ठीक करते हुए कहा। इस जगह के बारे में कहानियां सुनी हैं, कोई भी अंदर नहीं जाता, बाहर नहीं आता, इसलिए हम यहाँ हैं, टैटू वाली महिला ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहा। ये देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है, और सेराफिन को वापस रिपोर्ट करने के लिए। जिस बारे में बात करते हुए, एक आदमी, जो एक टूटी हुई दीवार के सहारे झुका हुआ था, उसके होठों से एक सिगरेट लटक रही थी, बोला, क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अजीब है? ये सब सीधे सेराफिन से आ रहा है, और यह सब गोपनीयता, ये किसी लानत मलामत वाले फीनिक्स से भी बड़ा लगता है।
तगड़े आदमी ने कंधे उचकाए, उसकी नज़र चमकती लाल बत्ती पर टिकी हुई थी। फीनिक्स ड्रैगन की गंदगी से भी दुर्लभ हैं, और यह अपनी तरह का आखिरी माना जाता है। समझ में आता है कि वह इसे गुप्त रखना चाहती है। हाँ, ठीक है, धूम्रपान करने वाले ने सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए कहा, मुझे अभी भी इस बारे में बुरा लग रहा है। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, टैटू वाली महिला ने उसके सिर पर हाथ मारा। क्या तुमने अभी सेराफिन को कुतिया कहा? गोरी महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, उसका हाथ धूम्रपान करने वाले का कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। क्या तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? वह महिला सूचना की देवी है, तुम मूर्ख। शायद उसे पता हो कि तुमने अभी किस रंग का अंडरवियर पहना हुआ है। धूम्रपान करने वाले ने चिंता से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए हकलाते हुए माफी मांगी। सॉरी, ये बस निकल गया। उसने घबराहट में अपने कंधे पर नजर डाली, जैसे कि सेराफिन के क्रोध को लेकर भूतिया कौवों के झुंड के उनके ऊपर उतरने की उम्मीद कर रहा हो। बस, वह बहुत ही गुप्त है, हमेशा छाया में छिपकर तार खींचती हुई। मुझे खौफनाक लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह परम जासूस है, टैटू वाली महिला ने सिर हिलाते हुए कहा। हमेशा 10 कदम आगे रहती है, सब कुछ होने से पहले ही जान लेती है। समूह ने आश्वस्त होकर कि सेराफिन का क्रोध उन पर बरसने वाला नहीं है। कम से कम अभी तक नहीं। अपना ध्यान वापस हाथ में लिए काम पर लगाया। उन्होंने अपने हथियारों की जांच की, जो उच्च तकनीक वाले गैजेट और प्राचीन हथियारों का एक अजीबोगरीब संग्रह था। चिकने हरे रंग के क्रॉसबो, उनके बोल्ट एक चमकते स्पंदित तरल से युक्त थे। छोटे उस तरह तीखे फेंकने वाले ब्लेड जो एक हल्की ऊर्जा के साथ गुनगुनाते हुए लग रहे थे, और एक मजबूत धातु की छाती के भीतर एक उपकरण जो एक अजीब दूसरी दुनिया की ऊर्जा के साथ धड़कता था। फीनिक्स को पकड़ने के लिए उनका गुप्त हथियार। पुरुषों में से एक मोटी दाढ़ी वाला एक मोटा आदमी एक भारी छाती को उठाए हुए था, जिसकी धातु की सतह रहस्यमय प्रतीकों से उकेरी गई थी। इसे मत भूलना दोस्तों, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। फीनिक्स ने उम्मीद है कि यह बकवास वास्तव में काम करेगा। वे बाहर चले गए। मलबे से भरी सड़कों पर उनके कदम खामोश थे, उनकी आंखें लगातार अपने आसपास की चीजों को स्कैन कर रही थीं। आयन हैंड्स की शाखाओं पर उन हमलों के बारे में सुना है। ढहती इमारतों की भूल भुलैया से गुजरते हुए उनमें से एक आदमी ने फुसफुसाया। सेज स्पायर, रिवहोल्ड, यहाँ तक कि दक्षिणी जिले की वह चौकी भी। जब से बूढ़े आदमी बोर्गिन ने दम तोड़ा है, तब से वह कबीला बिखर रहा है, एक और आदमी ने जमीन पर थूकते हुए कहा। सुना है कि सत्ता संघर्ष चल रहा है, कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हमले के बाद मैं सेज स्पायर शाखा में थी, गोरी महिला ने गंभीर आवाज में कहा। यह अजीब था, कोई शव नहीं था। गार्ड नशे में थे, मुझे लगता है। बस बेहोश थे, और पिंजरे खाली थे। सभी जानवर चले गए, बिना किसी निशान के गायब हो गए। दक्षिणी जिला शाखा में भी यही हुआ, धूम्रपान करने वाले ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सिवाय इसके कि गार्ड, खैर वे सो नहीं रहे थे, वे टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जैसे किसी चीज ने उन्हें चीर दिया हो। और अंदाजा लगाओ क्या, जानवर चले गए, लानत है, गायब हो गई। उसने सिगरेट का कश लेते हुए रुककर कहा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह स्वाभाविक नहीं है। वे खस्ताहाल सड़कों से गुजरे, उनके कदम सतर्क थे, उनके हथियार तैयार थे। वे शिकारी थे, पीछा करने वाले, छाया में घुलने मिलने, बिना देखे चलने, बिना चेतावनी के हमला करने के लिए प्रशिक्षित। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे डिस्टिलरी जिले में शिकार करने वाले अकेले लोग नहीं थे। उसी समय एक ढहती हुई डिस्टिलरी की छाया में छुपकर एक महिला ने देखा कि कैसे कुछ आकृतियां आ रही हैं। उसने एक चिकना काला क्रॉसबो पकड़ा हुआ था, गॉड स्लेयर, एक ऐसा हथियार जिसने कई देवताओं के खून का स्वाद चखा था, और उसकी नज़र तीक्ष्ण और गणना करने वाली नए लोगों पर घूम रही थी, उनके खतरे के स्तर का आकलन कर रही थी। उसके बगल में एक लाल बालों वाला नौजवान, जिसकी आंखें आंतरिक आग से चमक रही थीं, अधीरता से हिल रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि राक्षसों की देवी गया और उसका साथी फीनिक्स था। उसने व्यस्त रही है। जब से माइकल नूह का सामना करने के लिए नश्वर क्षेत्र में गया था, तब से वह अपनी नई भूमिका को अपना रही थी। उसे हमेशा से जीवों, गलत समझे जाने वाले, बहिष्कृत, राक्षसी लोगों से लगाव रहा है। और अब अपनी नई दिव्य स्थिति के साथ उसके पास उनकी मदद करने की शक्ति थी। वह पिंजरे में बंद जानवरों को आयन हैंड्स की शाखाओं से एक एक करके मुक्त कर रही थी, जिससे उसके पीछे अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। वे हमले जिनके बारे में वे बात कर रहे थे, वे उसके हाथ के काम थे। नशे में धुत गार्ड, खाली पिंजरे, गायब हुए जानवर, ये सब गया था। वह हमेशा इतनी सूक्ष्म नहीं थी। अपने पुराने जीवन में एक शक्तिशाली लेकिन नश्वर साधक के रूप में वह तोड़फोड़ करने वाली किस्म की लड़की थी। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वह दीवारें तोड़ देती, दरवाजे तोड़ देती और उसे ले लेती। लेकिन देवताओं के क्षेत्र में वह कमजोर थी, असुरक्षित।
उसने अभी तक पूजा ऊर्जा की खेती करने, अपने अनुयायियों के विश्वास को अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आकर्षित करने के रहस्यों को नहीं खोला था। उसे दूसरे तरीकों पर निर्भर रहना पड़ा। जासूसी, हेरफेर, थोड़ा सा यहाँ जहर, वहाँ एक रणनीतिक रूप से रखा गया जानवर। ये बिल्कुल उसकी शैली नहीं थी। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, हताश समय हताश उपायों की मांग करता है। उसने पिछले कुछ दिनों में फीनिक्स शिकारियों के कई समूहों को पहले ही खत्म कर दिया था। बेचारे डिस्टिलरी जिले में ठोकर खाते हुए अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए उत्सुक, केवल खुद को एक नाराज देवी और आग और किंवदंती के प्राणी का सामना करते हुए पाते हैं। लेकिन ये समूह, वे अलग थे। उनके अजीब कवच, उनके हथियार, जिस तरह से वे चलते थे, उनमें कुछ अजीब था। गया ने भौहें सिकुड़ी, उसका दिमाग दौड़ रहा था। वह फीनिक्स की अनोखी क्षमताओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में काफ़ी अच्छी हो गई थी। वह शक्तिशाली था, हाँ, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से शाब्दिक भी। उसने सीख लिया था कि अगर वह चाहती है कि वह कुछ करे, तो उसे अपने निर्देशों में बहुत बहुत स्पष्ट होना होगा। लगता है कि उन इंसानों को हरा रंग पहनना बहुत पसंद है, फीनिक्स ने पास आ रहे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। वे मेरा शिकार करने नहीं आ रहे हैं, है न? वे दोस्ताना दिखते हैं। गया ने अपनी आंखें घुमाईं और अपनी अंगुलियों से उसके सिर पर वार किया। वे तुम्हारे लिए यहाँ हैं, बेवकूफ़। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? हमने पहले ही 5 समूहों को खत्म कर दिया है। अपनी मोटी खोपड़ी में यह बात डाल लो, तुम एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो। फीनिक्स ने दस्तक सुनकर कराहते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। लेकिन शायद हम उनसे बात कर सकें, उसने सुझाव दिया। उसकी आवाज़ में उम्मीद थी। ये कब काम आया है? गया ने उपहास किया। पिछली बार जब तुमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की थी और अंत में तुम्हारी पिटाई हो गई। हमेशा की तरह फीनिक्स ने उसकी बातों को शाब्दिक रूप से दोहराते हुए भौहें सिकुड़ी और अपनी पीठ को रगड़ा। उन्होंने मुझे पीछे से लात नहीं मारी, उसने विरोध किया। स्थिति की गंभीरता के बावजूद गया हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वह एक लानत मलामत वाले बत्तख के बच्चे की तरह था, उसके पीछे पीछे घूम रहा था, अंतहीन सवाल पूछ रहा था, हमेशा खुश करने के लिए उत्सुक था। वे पहले ही आधा दर्जन शिकारियों को मार चुके थे और फिर भी वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे ये लोग सिर्फ एक दोस्ताना बातचीत के लिए यहाँ आए हों। लेकिन जब वह उसे चिढ़ा रही थी, तब भी गया के पेट में बेचैनी की एक गांठ कस गई। ये समूह, वे अलग थे। वे चिल्लाते नहीं थे, शेखी नहीं बघारते थे, दूसरों की तरह बकवास नहीं करते थे। वे एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते थे, एक मौन दक्षता जो व्यावसायिकता की बात करती थी। वह स्काउट सिग्नल जलाना, जिस तरह से वे उस तंग हीरे के आकार के गठन में पहुंचे थे, उस संदूक को लेकर वे प्रशिक्षित थे, और सिर्फ जानवरों को काबू में करने के लिए प्रशिक्षित नहीं। यह सैन्य स्तर का था बकवास। सवाल ये था कि आखिर उन्हें किसने भेजा इस क्षेत्र में अपनी दैवीय शक्तियों को अनलॉक करने के लिए संघर्षरत। गया को पता था कि वह उनसे सीधे नहीं लड़ सकती, अभी नहीं। उसे दूसरे तरीकों का सहारा लेना होगा। यहाँ थोड़ा जहर, वहाँ रणनीतिक रूप से रखा गया जानवर। लेकिन पहले उसे उनका ध्यान भटकाना था, उनकी सुरक्षा का परीक्षण करना था, देखना था कि वे क्या करने में सक्षम हैं। इस प्रकार उसने एक तेज सीटी बजाई, एक ऐसी आवाज़ जो खंडहर इमारतों में गूंज उठी, हथियारों के लिए एक आह्वान। फिर छाया से, दीवारों की दरारों से, उनके पैरों के नीचे सिवसे वे आए। कीचड़, उनमें से दर्जनों छोटे जिलेटिनस धब्बे एक बीमार हरे प्रकाश के साथ स्पंदित, उनके रूप बदलते और लहराते हुए जैसे ही वे उसकी स्थिति पर एकत्रित हुए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार थे। ये वास्तव में अंधेरे प्रभुओं की सेना नहीं थी, लेकिन इसे करना ही होगा। जब ये सब हो रहा था, डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट की ढहती छतों के ऊपर एक और व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था। वह एक इमारत के किनारे पर बैठा था, उसके पैर किनारे पर लटक रहे थे, उसके हाथ में विस्की जैसी गंध वाली किसी चीज की बोतल थी। उसकी नज़र तीक्ष्ण और चौकस, इकट्ठा हो रहे कीचड़, अजीबोगरीब हरे कवच में आ रही आकृतियों, जीर्ण शीर्ण इमारतों पर घूम रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि माइकल था। वह कुछ क्षण पहले ही आया था और उसने एक पल के लिए निरीक्षण करने का फैसला किया। सच कहूं तो वह गया को कार्रवाई में देखना चाहता था। देखना चाहता था कि वह इस नए क्षेत्र में खुद को कैसे संभालती है। उसकी शक्तियां अभी भी निष्क्रिय हैं, और उसे मानना पड़ा, वह ठीक कर रही थी। बिल्कुल उसकी हमेशा की तरह हर चीज को टुकड़े टुकड़े करने वाली शैली नहीं, लेकिन वह अपने आप को ढाल रही थी, अपनी बुद्धि और चालाकी का उपयोग कर रही थी। फिर उसने अपने होठों को मोड़ते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ विस्की के स्वाद वाले फलों के रस का एक घूंट लिया। थोड़े समय के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन का समय है। अध्याय 1373 माइकल और गया का पुनर्मिलन 2। माइकल एक अभिभावक देवदूत की तरह या एक अभिभावक अंधेरे भगवान की तरह उसकी निगरानी कर रहा था, इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। गया ने हाथ में मौजूद काम पर ध्यान केंद्रित किया। उसने फिर से सीटी बजाए, एक तीखी
ज्यादा जरूरी आवाज, और स्लाइम्स उसके आदेश को महसूस करते हुए नजदीक आने वाले आकृतियों की ओर झुंड में आने लगे। स्लाइम्स, वे वास्तव में सबसे ज्यादा डराने वाले जीव नहीं थे। निम्न स्तर के, व्यवहारिक रूप से नासमझ बूंदें। खैर, स्लाइम उनमें से ज्यादातर मुश्किल से खेती के पैमाने पर दर्ज किए गए आरंभिक क्षेत्र में अटके हुए जादुई बच्चों के बराबर। लेकिन उनके पास दिमाग और मांसपेशियों की जो कमी थी, वे उसकी भरपाई संख्या से करते थे, और सरासर परेशान करने वाली दृढ़ता। स्लाइम्स पागलों की तरह प्रजनन कर सकते थे। एक स्लाइम पर्याप्त समय दिए जाने पर 100 और स्लाइम बना सकता था। एसिड स्लाइम्स थे जो कपड़ों और कवच को घोलने में सक्षम थे, हालांकि उस हद तक नहीं जिस हद तक उन कामुक जापानी एनीमे में वे दृश्य दिखाए जाते थे, जहां स्लाइम लड़की के कपड़ों को इतना पिघला देता है कि वह शर्मा जाए और कुछ शर्मनाक प्रशंसक सेवा बकवास पैदा करे। फिर पानीदार स्लाइम्स थे जो आश्चर्यजनक रूप से पानी में बदल सकते थे। फिसलनदार स्लाइम्स जो गू के फिसलन भरे पूल बना सकते थे। पाचन स्लाइम्स जो कचरे को तोड़ने के लिए बहुत अच्छे थे और अक्सर कीमियागर और कल्टीवेटर्स द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। हालांकि उनका मूल्य सीमित था। उनकी बहुतायत उनके आसान प्रजनन का मतलब था कि वे आम थे, खर्च करने योग्य। लेकिन एक चीज थी जो स्लाइम्स को उपयोगी बनाती थी। उन्हें शारीरिक हमलों से मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। जरूर, आप उन्हें कुचल सकते थे, उन पर रौंद सकते थे, उन्हें टुकड़ों में काट सकते थे, लेकिन जब तक आप उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देते, उन्हें भाप में नहीं बदल देते, वे बस फिर से बन जाते। ज्यादातर साधक इन जिलेटिनस परेशानियों के झुंड का सामना करते हुए बस मंत्रों का सहारा लेते थे। एक साधारण आग का गोला, बर्फ का एक विस्फोट, एक अच्छी तरह से रखा हुआ बिजली का बोल्ट आमतौर पर समस्या का समाधान करने के लिए यही काफी होता था। और यही वजह थी कि गया उन्हें पसंद करता था। वे एकदम सही चारा थे। देवताओं के क्षेत्र में किसी प्रतिद्वंद्वी की ताकत का अंदाजा लगाना एक मुश्किल काम था। आप किसी को देखकर उसके साधना स्तर को नहीं जान सकते थे, जैसा कि आप नश्वर क्षेत्र में जान सकते हैं। वैसे भी कुछ गंभीर कलाकृतियों के बिना नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर करते हैं। खैर, यह एक अलग कहानी थी। स्लाइम व्यावहारिक रूप से जादू से उड़ाए जाने की भीख मांग रहे थे, और ये देखना कि कोई व्यक्ति स्लाइम के झुंड पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, उनकी पहली प्रवृत्ति, उनके द्वारा चुने गए मंत्र, उनकी गति, उनकी सटीकता, इससे गया को इस बात का अच्छा अंदाजा हो गया कि वह किससे निपट रही है। और जब उसके विरोधी कीचड़ तलने में व्यस्त थे, तो वह जल्दी से पीठ में छुरा घोंप सकती थी, जहरीला तीर चला सकती थी और रणनीतिक रूप से विस्फोट कर सकती थी। सरल शब्दों में, मारो और भाग जाओ, यही उसका नया आदर्श वाक्य था। इस बीच जिस स्काउट ने चमकती लाल बत्ती लगाई थी, वह समूह में फिर से शामिल हो गया। उनके स्थान के पास पहुंचने पर उसके कदम सतर्क थे। कोई भूत नहीं देखा, उसने बताया। उसकी आवाज धीमी थी। और फीनिक्स का कोई संकेत नहीं है, शायद ये छिपा हुआ है, गोरी महिला ने सुझाव दिया। उसकी नज़र आसपास की छतों पर थी। या शायद यह उड़ गया, धूम्रपान करने वाले ने कंधे उचकाते हुए कहा। किसी भी तरह हमें इस जगह की जांच करनी चाहिए। साथ में, ये पूरा इलाका मुझे डराता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पुरुषों में से एक, मुंडा सिर और गोटी वाला एक लंबा दुबला पतला आदमी, ने हाथ उठाया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक सतर्क हो गई। चुप रहो, उसने फुसफुसाया। क्या तुमने सुना? अन्य लोग अपनी इंद्रियों को हाई अलर्ट पर रखते हुए ध्यान से सुनते हुए जम गए। पहले तो डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट की सामान्य आवाज़ों के अलावा कुछ नहीं था। टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी, सड़ती हुई लकड़ियों की चरमराहट, दूर से चूहों की सरसराहट। एक पल बाद उन्होंने सबने इसे सुना। एक हल्की सरसराहट की आवाज़, जैसे हजारों छोटे पैर पत्थरों पर सरक रहे हों। सरसराहट तेज होती गई, नज़दीक आती गई, और फिर उन्होंने उन्हें देखा। छाया से निकलती हुई किसी चीज़ की एक लहर जेली की तरह उनकी ओर बह रही थी। ये रंगों का एक बहुरूपदर्शक था, नीला, हरा, नारंगी, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी जो इंद्रधनुषी बैंगनी रंग से चमक रहे थे। उनके रूप बदलते और धड़कते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुरुषों के नाइट विशन गॉगल्स अव्यवस्थित प्रदर्शन को समझने के लिए संघर्ष करते हुए अपने फिल्टर को समायोजित करते हैं, जिससे हमलावरों की असली प्रकृति का पता चलता है। ओह, उन प्यारे छोटे छोटे टुकड़ों को देखो, उनमें से एक आदमी ने हंसते हुए कहा। प्यारा है, एक और आदमी ने गुर्राते हुए कहा। ये चीज़ें खतरनाक हैं यार। और वहाँ ढेर सारी चीज़ें हैं। याद है उन दूसरे शिकारियों का क्या हुआ था? बिना किसी निशान के गायब हो गए। खेल में अपना दिमाग लगाओ, नौसिखिए। वे सभी जानते थे, एक डरावने निश्चय के साथ, कि यह जगह, ये धिक्कार है, डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट खतरनाक है। यही कारण था कि वे यहाँ थे। वे लापता शिकारी समूह, वे बस भटक कर नहीं आए थे। इस शहर में नहीं, उन कहानियों के साथ नहीं। वे जानते थे कि इस तरह की जगह में लापता का क्या मतलब है। इसका मतलब है मर जाना। सवाल ये था,
कैसे, किसने या किसने उन्हें मारा? वे सभी अनुभवी शिकारी थे, चौड़ी आंखों वाले नौसिखिए को छोड़कर जो अब मोह और भय के मिश्रण के साथ आ रहे कीचड़ को घूर रहा था। और वे सभी इसे महसूस कर रहे थे, जागरूकता की चुभन, देखे जाने का एहसास। लेकिन डर एक ऐसी विलासिता थी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब नहीं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें हावी कर दिया। अलग हो जाओ, गोरी महिला ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज़ तीखी, आज्ञाकारी थी। अल्फा टीम, छतों पर चढ़ो। शाबाश टीम, नीचे रहो, गलियों का उपयोग करो। हमें हर कोण पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और भगवान के लिए, सावधान रहें। हम नहीं जानते कि हम किससे निपट रहे हैं। समूह ने अभ्यास की गई सटीकता के साथ आगे बढ़ते हुए अपने हथियारों को निकट आने वाले कीचड़ पर निशाना साधते हुए अपनी स्थिति बनाई। क्रॉसबो से लैस 2 महिलाएं मलबे के ढेर पर चढ़ गईं और एक सुविधाजनक स्थान प्राप्त किया जहां से वे निशाना साध सकें। धूम्रपान करने वाला और मोटा आदमी अपनी तलवारें खींचे हुए एक ढही हुई डिस्टिलरी वेट के पीछे छिप गए और करीबी मुकाबले में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। अभी भी थोड़ा सदमे में दिख रहा नौसिखिया अनुभवी शिकारी के बगल में चिपक गया, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर घूम रही थीं। योजना याद रखो, गोरी महिला ने कहा, उसकी आवाज़ धीमी, तत्काल फुफकार थी। हमने उन्हें जोर से मारा, उन्हें तेजी से मारा। अपनी ऊर्जा बचाओ, कीचड़ पर मंत्र बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। हम अच्छी तरह से लगाए गए हमलों का उपयोग करते हैं। तालमेल, आग और हवा, पानी और बिजली, हम जो भी इन चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं उन्हें खुद को दिखाने के लिए मजबूर करते हैं। गोरी महिला ने उस भारी संदूक की ओर इशारा किया जिसे वे ले जा रहे थे। और उस लानत के बक्से को सुरक्षित रखना, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पुरुषों ने प्रयास करते हुए छाती उठाए और उसके पीछे पीछे पास की एक इमारत की ओर बढ़े, जिसकी दीवारें अभी भी आंशिक रूप से बरकरार थीं, जो एक तरह से कवर प्रदान करती थीं। कीचड़ हर जगह थे। जिलेटिनस गू का एक स्पंदित, लहरदार ज्वार जो सड़कों से बहता था, कोनों से बहता था, फुटपाथ की दरारों से रिसता था। वे रंगों के इंद्रधनुष में आए, बिजली जैसा नीला, जहरीला हरा, उग्र नारंगी, उनके रूप लगातार बदलते रहते थे। उनकी हरकतें मंत्रमुग्ध करने वाली और कुछ हद तक घिनौनी थीं। नौसिखिया, उसकी घबराहट स्पष्ट रूप से उस पर हावी हो रही थी। उसने अपना क्रॉसबो उठाया और एक बोल्ट दागा। यह एक चमकीले नीले रंग के कीचड़ से टकराया जो उसके जिलेटिनस रूप को भेद रहा था, लेकिन कीचड़ ने बस इसे अवशोषित कर लिया। बोल्ट बिना किसी दृश्य क्षति के अपनी गहराई में गायब हो गया। तुम क्या कर रहे हो, बच्चे? टैटू वाली महिला ने आंखें घुमाते हुए चिल्लाया। तुम उन चीज़ों को पूरे दिन गोली मार सकते हो और यह कुछ भी नहीं करेगी। मेरे संकेत का इंतजार करो। हम मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। अब स्लाइम्स करीब आ रहे थे, उनके स्पंदित रूप लगभग उनकी संख्या में भयावह थे। एक्वा ब्लास्ट, गोरी महिला चिल्लाई, उसके हाथ एक हल्की नीली रोशनी से चमक रहे थे। पानी की एक धार, क्रिस्टल साफ और एक बल के साथ बढ़ रही थी जो उसके हानिरहित स्वभाव को जुटलाती थी। उसकी उंगलियों से फूट पड़ी और पास आ रहे स्लाइम्स से टकराए, उन्हें उड़ा दिया। बिजली गिरे। मोटे आदमी ने आकाश की ओर हाथ उठाते हुए दहाड़ लगाए। कच्ची शक्ति से चमकती हुई बिजली का एक बोल्ट आसमान से नीचे आया, स्लाइम्स के बीच गीली जमीन पर गिरा, जिससे ऊर्जा की एक शॉकवेव निकली जिसने 1 दर्जन जीवों को अंधा कर देने वाली रोशनी में वाष्पीकृत कर दिया। लेकिन जब वे अलग अलग हो गए, वाष्पीकृत हो गए, घुल गए, तब भी स्लाइम्स आते रहे। उनमें से अधिक आगे बढ़ते हुए, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हों। उनकी संख्या अंतहीन प्रतीत होती है। और उनकी हरकतें, वे अब यादृच्छिक नहीं थीं। वे लक्षित, जानबूझकर। वे सीधे हमारे पास आ रहे हैं, धूम्रपान करने वाले ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें चिंता में चौड़ी हो गईं। कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा है। सावधान रहो, गोरी महिला ने डर के साथ चिल्लाया। यह कोई साधारण कीचड़ संक्रमण नहीं है। कीचड़, जिनकी संख्या हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रही थी, उनके बचाव के खिलाफ दबाव डाल रहे थे। एक स्पंदित, लहरदार भूखी लहर जो उन्हें डूबने की धमकी दे रही थी। ढाल ऊपर करो, गोरी महिला चिल्लाए, अपनी थैली से मुट्ठी भर छोटे, गोलाकार उपकरण निकाले। उसने उन्हें हवा में उछाला और उपकरण, एक फीकी, नीली रोशनी के साथ गुनगुनाते हुए, सक्रिय हो गए, बाहर की ओर फैल गए और एक झिलमिलाता, पारदर्शी अवरोध बना जिसने कीचड़ को आगे बढ़ने से रोक दिया। ढालें, हालांकि नाजुक लग रही थीं, लेकिन हमले के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहीं। वे एक अद्वितीय ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित थीं, सेराफेन की अपनी दिव्य कृपा का एक टुकड़ा जो उनके कवच के कपड़े में बुना हुआ था। यह एक कामचलाऊ उपाय था, एक खामी जिसने उन्हें शेषात के डोमेन के अन्यथा प्रतिबंधात्मक सीमाओं के भीतर जादू का उपयोग करने की अनुमति दी। उन्हें बाहर निकालो, गोरी महिला चिल्लाई, उसकी आवाज़ सुनसान सड़कों से गूंज रही थी। जबकि वे एक साथ हैं, उन्हें पास मत आने दो। शिकारियों ने मंत्र, आग के गोले, बिजली के बोल्ट और बर्फ के टुकड़े फेंके जो उनके कवच में बुनी गई दिव्य ऊर्जा से प्रवर्धित थे। वे कीचड़ के स्पंदित द्रव्यमान में टकराए, प्रकाश और गर्मी के विस्फोटों में उन्हें वाष्पीकृत कर दिया।
लेकिन हर कीचड़ को नष्ट करने के लिए दो और उसकी जगह लेते प्रतीत हुए। और फिर पास की एक इमारत के ऊपर से एक चीख हवा में गूंजी। नौसिखिया, जो छत पर बैठा था, खुशी से बिजली के बोल फायर कर रहा था, अचानक कठोर हो गया। उसका शरीर ऐंठने लगा, किनारे पर लुढ़कने से पहले नीचे कोबलस्टोन पर एक बीमार धमाके के साथ उतरा। दूसरों ने कीचड़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए मुश्किल से उसके गिरने को महसूस किया। वे अनुभवी थे, जिन्हें ध्यान केंद्रित रखने, मौत के सामने भी लड़ते रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अब रुकना, घबरा जाना, यह एक नौसिखिए की गलती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना हमला जारी रखा, उन्होंने कुछ गड़बड़ नजर आई। एक क्रॉसबो बोल्ट, जिसका शाफ्ट गहरे, लगभग इंद्रधनुषी हरे रंग का था, जो नौसिखिए के सिर के पीछे से निकला हुआ था, उसके हेलमेट और कवच के बीच में फंसा हुआ था। जिसने भी वह गोली चलाई थी, वे बहुत अच्छे थे। अपना सिर ढक लो, गोरी महिला चिल्लाए, उसकी आवाज में अचानक डर का भाव था। अपनी पीठ दीवारों से सटाकर रखो। आखिर किसने गोली चलाई? बाहर आओ, कायर। एक क्षण के लिए जब वह भूमि, उसकी नज़र छतों पर पड़ी, तो उसे एक झलक मिली। वह चांदनी आसमान की पृष्ठभूमि में एक छाया, जिसके हाथ में एक क्रॉसबो था। फिर उतनी ही तेजी से वह आकृति गायब हो गई, इमारतों के बीच की खाई को पार करते हुए वापस छाया में विलीन हो गई। गोरी महिला ने एक सांस छोड़ी, जिसे उसने महसूस नहीं किया था कि वह रोके हुए थी। राहत बेचैनी से जूझ रही थी। कम से कम ये कोई भूत तो नहीं था, या इस जगह की गहराई से कोई प्राचीन तंबूनुमा खौफ। यह एक महिला है, उसने कहा। उसकी आवाज़ अभी भी कांप रही थी, लेकिन थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ। वह वही है जिसने उस नौसिखिए को बाहर निकाला। एक महिला, मोटे आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। आखिर एक महिला इस गंदगी में क्या कर रही है? और वह हमारी परिधि से कैसे निकल गई? वह अच्छी है, गोरी महिला ने छतों को स्कैन करते हुए बुदबुदाया। बहुत बढ़िया। वह शॉट, यह पेशेवर था, और वह जानती थी, उसे ठीक से पता था कि उसे कहाँ मारना है। जहाँ कवच कवर नहीं कर रहा था। वह दूसरों की ओर मुड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। लगता है कि हम पर हमला किया जा रहा है, लड़कों। और यह कुतिया, वह जानती है कि वह क्या कर रही है। अध्याय 1374 माइकल और गया का पुनर्मिलन 3 सिर नीचे, पीठ दीवार की ओर। गोरी महिला ने आदेश दिया, उसकी आवाज़ तीखी और ज़रूरी थी। पुरुष अपने हेलमेट नीचे खींचकर बहती हुई ईंटों के खिलाफ अपने शरीर को दबाते हुए छिपने के लिए भागे। उन्होंने छतों को स्कैन किया, उनके हथियार छाया पर केंद्रित थे, उनकी इंद्रियां उच्च सतर्कता पर थीं। इस बीच कीचड़ आगे बढ़ना जारी रहा, उनकी संख्या अप्राकृतिक गति से बढ़ रही थी। प्रत्येक कीचड़ के लिए वे अलग हो गए, दो और छाया से बाहर निकलते हुए प्रतीत हुए। उनके जिलेटिनस रूप लहरदार और स्पंदित हो रहे थे, उनके रंग साइकेडेलिक दुष्स्वप्न की तरह बदल रहे थे और घूम रहे थे। क्या बकवास है, मोटे आदमी ने बड़बड़ाया, उसकी आंखें चिंता में चौड़ी हो गईं। वे बढ़ रहे हैं। मैंने उन्हें पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। ये स्लाइम्स, वे खतरनाक दर से बढ़ रहे थे, मानो वे किसी तरह के स्टेरॉइड पर हों। चाहे वे कितने भी अलग हो जाएं, वाष्पीकृत हो जाएं, घुल जाएं, और भी अधिक दिखाई देते रहे। यह एक भयंकर ज्वार से लड़ने जैसा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे किसी नश्वर से नहीं बल्कि एक देवी से लड़ रहे थे। गया ने भले ही इस क्षेत्र में अपनी देवत्व को अनलॉक नहीं किया हो, लेकिन वह अभी भी एक देवी थी, और उसका इस दुनिया के जीवों पर एक निश्चित प्रभाव था, जिसमें स्लाइम्स भी शामिल थे। अपने छिपने की जगह से देखते हुए गया मुस्कुराई, लेकिन वह जानती थी कि ये शिकारी, वे अच्छे थे, बहुत अच्छे। नौसिखिए की मौत पर उनकी प्रतिक्रिया, जिस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति को अपनाया था, उनका सहज समन्वय, ये प्रभावशाली था। इसलिए उसे कुछ मजबूत चाहिए था। वह छत से छत पर छलांग लगाती रही, उसकी हरकतें तरल, मौन थीं, उसका काला कवच छाया में घुल मिल गया। डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट की छतें एक खतरनाक परिदृश्य थीं, बहती हुई चिमनियों, टूटी हुई टाइलों और अस्थिर रूप से संतुलित बीमों का एक चक्रव्यूह। लेकिन गया, फुर्तीला और दृढ़ निश्चयी, आसानी से उन्हें पार कर गया। वह एक चिमनी के पीछे छिप गई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे बिजली का एक बोल्ट उसके सिर के पास से गुजरा। करीब, आखिरकार वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई। एक ढहती हुई इमारत, जिसकी छत आंशिक रूप से ढह गई थी, इसकी दीवारें गंदगी की मोटी परत से ढकी हुई थीं। वह अंदर फिसल गई, उसके जूते टूटे हुए कांच और मलबे पर चरमरा रहे थे। फर्श के बीच में एक खुरदरा छेद, जो मुश्किल से एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त चौड़ा था, धरती में खोदा गया था। एक धुंधली, इंद्रधनुषी चमक के साथ झिलमिलाते हुए मोटे चिपचिपे जाल ने छेद को ढक दिया, और गहराई से एक धीमी, खरोंचने वाली आवाज गूंजी। गया ने गहरी सांस लेते हुए अंधेरे में झांका। अरे तुम खौफनाक छोटे कमीने, उसने पुकारा, उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट जैसी थी। अपना खर्च चलाने का समय आ गया है। उसने सीटी बजाए, एक तीखी, चुभने वाली आवाज जो खाली इमारत में गूंज उठी।
एकमात्र प्रतिक्रिया एक गर्भवती चुप्पी थी, जिसे केवल युद्ध की दूर की आवाज़ों, मंत्रों की दरारों, फुटपाथ से टकराने वाले शरीरों की धमाकों ने तोड़ा। और फिर उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। गया ने एक कदम पीछे लिया, उसका हाथ सहज रूप से उसकी पीठ पर बंधे गॉडस्लेयर क्रॉसबो की ओर बढ़ा। गड्ढे की गहराई से एक धार हलचल फूट पड़ी। सैकड़ों छोटी मकड़ियां, जिनके शरीर एक मोटे काले फर से ढके हुए थे, उनकी 8 लाल आंखें एक दुष्ट भूख से चमक रही थीं, ऊपर की ओर बढ़ी। उनके पैर धुंधले थे क्योंकि वे उसकी ओर झुंड में आ रहे थे। उनकी फुफकार एक डरावनी कोरस थी जिससे उसकी त्वचा से हर उठी। कुछ ही चीजें थीं जो गया को डरा सकती थीं, जो डार्क क्वीन, गंदी जबान वाली नागरानी और डार्क लॉर्ड की पत्नी थी। लेकिन मकड़ियां, डरावनी, रेंगने वाली, 8 पैरों वाली शैतान, वे इस दुनिया की कुछ चीजों में से एक थी जो वास्तव में उसे डराती थीं। लेकिन वे लड़ाई में बहुत उपयोगी थे। उसने उन्हें एक खामोश घातक रोष की लहर बेखबर शिकारियों की ओर भेजा। युद्ध के मैदान में वापस शिकारी आत्मविश्वास महसूस करने लगे थे। स्लाइम, हालांकि बहुत सारे थे, लेकिन वे खैर स्लाइम साबित हो रहे थे। उन्हें मारना आसान था, वे धीमे थे और खास तौर पर चमकीले नहीं थे। ये लगभग बहुत आसान है, मोटा आदमी हंसा, आग के एक विस्फोट के साथ हरे रंग के स्लाइम के एक समूह को वाष्पीकृत कर दिया। घमंडी मत बनो, गोरी महिला ने चेतावनी दी, उसकी निगाह अभी भी छतों को स्कैन कर रही थी। कुछ ठीक नहीं है, चुनौती कहाँ है? लेकिन जब वह बोल रही थी, तब भी एक नई आवाज़, एक हल्की सरसराहट उसके कानों तक पहुंची। उसने अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस किया, एक सूक्ष्म कंपन जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। क्या स्काउट, जो एक छोटे हाथ में पकड़े जाने वाले दर्पण का उपयोग करके अपने आसपास की निगरानी कर रहा था, जो क्षेत्र की एक थमल छवि प्रदर्शित करता था, ने एक गहरी सांस ली। हे भगवान, वह शीशे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। मकड़ियां, सैकड़ों की संख्या में। दर्पण की सतह पर गर्मी के संकेतों का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे लाल बिंदुओं का झुंड आसपास की इमारतों की छाया से उभरकर अपनी स्थिति पर एकत्रित हो रहा था। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, जैसे कि काले रोएदार शरीरों की एक लहर, जिनकी आंखें एक दुष्ट लाल रोशनी से चमक रही थीं, उनकी ओर बढ़ीं। उनके पैर 1000 छोटे ड्रमों की तरह पत्थरों से टकरा रहे थे। आ रहे हैं, वह चिल्लाया, पीछे हटते हुए। उसका क्रॉसबो बेतहाशा फायर कर रहा था। वह कुतिया, गोरी महिला ने शाप दिया, ये जानते हुए एक बीमार निश्चितता के साथ कि इस नए हमले के पीछे कौन था। मकड़ियां, सचमुच उस महिला के साथ क्या गड़बड़ है? मोटे आदमी ने कराहते हुए अपनी तलवार को आग के एक विस्फोट के साथ प्रज्वलित किया। लेकिन इससे पहले कि स्काउट खतरे को पूरी तरह से समझ पाता, उसके पैरों के नीचे से मकड़ियों की एक और लहर निकली। उनके जबड़े चटकने लगे, उनके पैर उसके ऊपर झुंड बनाकर उसे अंधेरे में घसीटने लगे। झुंड द्वारा काटे जाने के कारण उसकी चीख डिस्टिलरी जिले में गूंज उठी। यह एक भयावह याद दिलाता है कि यह कोई साधारण शिकार नहीं था। और बस ऐसे ही 6 में से 2 नीचे गिर गए। अरे, वे कहाँ से आ गए? मोटा आदमी दहाड़ता हुआ बोला, आग की एक लहर के साथ मकड़ियों के एक समूह को नष्ट कर दिया। हम घिरे हुए हैं, वे हर जगह हैं। हम कोई बड़ा जादू नहीं कर सकते, गोरी महिला ने निराशा से भरी आवाज में कहा। हम सेशात के क्षेत्र में हैं, याद है? एक गलत कदम और वे लानत मलामत वाले फरिश्ते हम पर मक्खियों की तरह हमला कर देंगे। हम अपनी बाकी जिंदगी उसकी काल कोठरी में सड़ते हुए बिताएंगे। वे जोखिम जानते थे, उन्हें चेतावनी दी गई थी। लेकिन फीनिक्स का लालच, एक पौराणिक प्राणी, एक पुरस्कार जो उन्हें जीवन भर के लिए तैयार कर सकता था, इसे रोकना बहुत ही लुभावना था। मकड़ियों पर आग लगाओ, गोरी महिला ने आदेश दिया। उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं, अपने अदृश्य दुश्मन की हरकतों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थीं। उन खौफनाक कमीनों को जलाकर राख कर दो। और तुम, उसने कहा, बचे हुए शिकारी की ओर देखते हुए, उन कीचड़ को हमारी पीठ से दूर रखो। शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए, धूम्रपान करने वाले ने सुझाव दिया। उसकी आवाज़ एक कांपती हुई फुसफुसाहट थी। अब तुम मुझसे डरने की हिम्मत मत करो, गोरी महिला ने झपट्टा मारा। हमें अभी तक फीनिक्स नहीं मिला है, और मुझे लग रहा है कि वह कुतिया उसे पकड़े हुए है। वह हमारा ध्यान भटकाने के लिए इन जीवों का इस्तेमाल कर रही है। उसने अपनी आवाज़ ऊंची की, उसकी निगाहें छतों को स्कैन कर रही थीं, उसका गुस्सा खंडहर इमारतों में गूंज रहा था। अपने आप को दिखाओ, तुम कायर, मुझे पता है तुम वहां हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिकारियों के हमलों से विचलित हुए बिना मकड़ियों ने आगे बढ़ना जारी रखा। वे जमीन पर झुंड बनाकर चल रहे थे, उनके रोएदार पैर पत्थरों से टकरा रहे थे, उनकी लाल आंखें दुष्ट भूख से चमक रही थीं। मकड़ियों के झुंड के बीच आग के गोले फूट रहे थे, जिससे जले हुए शरीर उड़ रहे थे, लेकिन हर एक के गिरने पर एक दर्जन और गिर गए। दूसरी ओर कीचड़, स्पंदित और लहरदार, सुरक्षा में अंतराल के माध्यम से घुस रहे थे, जिससे शिकारियों की पहले से ही अनिश्चित स्थिति में और भी मुश्किलें बढ़ गई थीं। हमारी प्राथमिकता ये पता लगाना है कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ।
एक शिकारी ने छत पर अपनी स्थिति से चिल्लाया, जहां वह आगे बढ़ रहे मकड़ियों पर आग के मंत्रों की धार छोड़ रहा था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? गोरी महिला ने गुस्से और अविश्वास के मिश्रण से भरी आवाज में दहाड़ते हुए कहा। वह एक के बीच में खड़ी थी, घुमावदार हरी ऊर्जा ढाल, जादुई तलवारें, तीखी और घातक, ढाल की सतह से बाहर निकलकर निकट आ रही मकड़ियों को चीरती हुई। जांच खत्म हो गई है, बेवकूफ। हम जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। उस कुतिया ने उन्हें मार डाला, ठीक वैसे ही जैसे वह हमें मारने की कोशिश कर रही है। उसने छत पर शिकारी को घूर कर देखा, उसकी आंखें उग्र तीव्रता से जल रही थीं। अगर हम अब पीछे हट गए तो ये सब बेकार हो जाएगा। हम असफल हो जाएंगे, और वे कमीने, वे बस मारते रहेंगे। लेकिन अगर हम फीनिक्स को पकड़ लेते हैं। उसने भारी संदूक पर नजर डाली, जो अब खंडहर हो चुकी इमारत के अंदर सुरक्षित रूप से रखा हुआ था। इसकी धातु की सतह एक फीकी नीली रोशनी से चमक रही थी। अगर हम उस पक्षी को पकड़ लेते हैं तो सेराफिन हमें इतना पैसा देगी कि हम रिटायर हो जाएं, राजाओं की तरह जिएं हमारी बाकी की जिंदगी। लेकिन जब वह उनके भविष्य की दौलत की तस्वीर बना रही थी, तब आपदा आ गई। छत पर शिकारी, जिसका ध्यान एक पल के लिए डगमगा गया, अपने अग्नि मंत्र पर नियंत्रण खो बैठा। आग की लगातार धारा, जो निकट आ रही मकड़ियों को भस्म करने के लिए थी, बेतहाशा घूमी और उसे एक जलती हुई आग में डुबो दिया। शिट! धूम्रपान करने वाले ने चिल्लाया। धूम्रपान करने वाले ने नीचे जमीन पर कीचड़ और मकड़ियों से जूझते हुए प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं दिया। एक धातु की ढाल, जो उसके कवच में उकेरे गए एक रून द्वारा सक्रिय की गई थी, उसके सामने आकर उसे सबसे भयानक विस्फोट से बचाती हुई आ गई। लेकिन गर्मी, लपटों की जलन अभी भी उसकी त्वचा को झुलसा रही थी, जिससे उसके हाथ पर दर्दनाक जलन के निशान बन गए। अच्छा अच्छा अच्छा, गोरी महिला ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज में व्यंग्यात्मक मनोरंजन था। लगता है कि धूम्रपान करने वाले ने धूम्रपान किया है। लगता है कि जब आप आग से खेलते हैं तो ऐसा ही होता है। चुप रहो, धूम्रपान करने वाले ने उसे घूरते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, आग की लपटें ऊपर की ओर उठीं, जिससे एक ज्वलंत स्तंभ बन गया जो आसमान की ओर बढ़ गया। और उस अग्नि स्तंभ से एक आकृति उतरी। फीनिक्स, एक लाल बालों वाला युवा, उसकी आंखें एक लौकिक तीव्रता से चमक रही थीं, उसके पंख शुद्ध अग्नि से बने थे। धुआं और चिंगारी छोड़ते हुए वह नीचे झपटा, आग की धारा का जादू करने वाले शिकारी को गर्दन से पकड़ लिया और उसे हवा में ऊपर उठा लिया। क्या बकवास है? टैटू वाली महिला ने ऊपर चढ़ते फीनिक्स पर एक बर्फ की गेंद फेंकते हुए चिल्लाया। उसने मार्कस को पकड़ लिया है, उसे नीचे गिराओ, गोरी महिला ने चिल्लाते हुए कहा, उस संदूक को पकड़ने के लिए जिसमें उनका फीनिक्स नया था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फीनिक्स ने सब कुछ सचमुच में ले लिया था। अपने छिपने की जगह से दृश्य को देखते हुए गया ने मनोरंजन में अपना सिर हिलाया। ओह, यह अच्छा होगा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। आसमान में फीनिक्स ने गोरी महिला की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी पकड़ छोड़ दी। नहीं, टैटू वाली महिला चिल्लाई, शिकारी को भयभीत होकर देखते हुए उसका शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ जमीन की ओर गिर गया। वह छटपटाया, हताश होकर एक रक्षात्मक जादू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गया ने सहज ज्ञान पर काम करते हुए झुंड से एक एसिड कीचड़ को पकड़ लिया, जो अराजकता के बीच क्षण भर के लिए भूल गया था, और इसे गिरते हुए शिकारी की ओर फेंक दिया। उसने इन छोटे कमीनों के साथ इतना समय बिताया था कि वह उनकी विचित्रताओं को जानती थी, और युद्ध के वर्षों के अनुभव से उसका निशाना अचूक था। कीचड़, एक डगमगाता हुआ हरा प्रक्षेप्य शिकारी के चेहरे पर लगा, उसके हेलमेट पर छिटक गया, जिससे उसकी दृष्टि अस्पष्ट हो गई। एसिड, हालांकि उसके कवच को पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसे विचलित करने, उसके जादू को विलंबित करने, उसकी एकाग्रता को भंग करने के लिए पर्याप्त था। और यह वह समय था जिसकी गया को जरूरत थी। शिकारी बिना रुके गिरता रहा, उसकी सुरक्षा कम हो गई, वह बुरी तरह से गिरा। मलबे के ढेर से निकली एक नुकीली लकड़ी की डंडी ने उसकी छाती में छेद कर दिया, जिससे उसके फेफड़ों से हवा निकल गई, जिससे उसकी चीख बंद हो गई। वह एक बार, दो बार हिल गया और फिर शांत पड़ा रहा। अध्याय 1375 माइकल और गया का अंतिम पुनर्मिलन। शेष शिकारियों में जो सदमा फैला, वह केवल उनके साथी की भयानक मौत के कारण नहीं था। वे पेशेवर थे जो अनगिनत बार मौत का सामना कर चुके थे। उनके दिमाग को दुख को अलग अलग हिस्सों में बांटकर मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन फीनिक्स ने जिस सहज, लगभग चंचल तरीके से उन लपटों को नियंत्रित किया था, उसने जो शक्ति दिखाई थी, और ये तथ्य कि वे फीनिक्स का सामना कर रहे थे, मिथक और किंवदंती का प्राणी, अपने मानव रूप में, ये सबसे अनुभवी शिकारी को भी अपनी समझदारी पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त था। क्या बकवास है यार, टैटू वाली महिला फीनिक्स को घूरते हुए चिल्लाई, उसका जबड़ा ढीला था। तुमने अभी अभी उसे गिराया है। फीनिक्स ने अपना सिर झुकाया, उसकी ज्वलंत आंखें एक बच्चे जैसी मासूमियत के साथ चौड़ी हो गईं।
तुमने मुझे उसे नीचे गिराने के लिए कहा था, उसने शांत तथ्यपूर्ण आवाज में कहा। तो मैंने ऐसा किया। शिकारी उसे घूर रहे थे, उनके दिमाग में इस सब के तर्क को समझने की कोशिश हो रही थी। उसकी आंखों में कोई दुर्भावना नहीं थी, नहीं उस क्रूरता का कोई संकेत था जिसकी वे आग और किंवदंती के प्राणी से उम्मीद कर रहे थे। बस शुद्ध अमिश्रित मासूमियत। तुम छोटे, टैटू वाली महिला ने कहा, उसका गुस्सा उसके अविश्वास से लड़ रहा था। तुमने उसे मार डाला, लेकिन क्या तुम यही नहीं चाहते थे? फीनिक्स ने पूछा, उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। मुझे पकड़ने के लिए? उसने भारी संदूक की ओर इशारा किया, जिसकी धातु की सतह मंद रोशनी में चमक रही थी। तुम पिंजरा लाए हो, है न, मुझे अंदर रखने के लिए? टैटू वाली महिला, जो गिरे हुए शिकारी के सबसे करीब थी, गुस्से से दहाड़ उठी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पक्षी, वह चिल्लाई, उसके हाथ ऊर्जा से चटक रहे थे। लेकिन फीनिक्स ने बस भौहें सिकुड़ी। भुगतान? लेकिन मेरे पास कोई सिक्का नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से बाजार नहीं गया हूं। तुम क्या बेच रहे हो? शिकारी एक दूसरे को घूर रहे थे, उनके चेहरे पर उलझन और निराशा का मिश्रण था। उन्हें फीनिक्स को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, जो शिकार और खतरों के इस अंतहीन चक्र से मुक्ति के लिए विलासितापूर्ण जीवन की टिकट है। लेकिन ये बातचीत उन्हें उनके खेल से दूर कर रही थी। वे यह नहीं बता पा रहे थे कि फीनिक्स उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था या वह वास्तव में अनजान था। मंदबुद्धि, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? टैटू वाली महिला ने दहाड़ते हुए कहा, उसका धैर्य आखिरकार टूट गया। अपने छिपने की जगह से सुनकर गया को अपनी ही हंसी में घुटन होने लगी। ओह, ये सोना बनने जा रहा है, गया ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि फीनिक्स इस सवाल को कैसे लेगा। तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं, फीनिक्स ने दोहराया, उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ी हुई थीं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि संभोग उचित होगा। शायद आपका साथी इसे पसंद न करे, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे आप विशेष रूप से आकर्षक नहीं लगते। टैटू वाली महिला फीनिक्स को घूर रही थी, उसका जबड़ा ढीला था, उसका चेहरा लाल रंग का हो गया था। अन्य शिकारी, भय और अविश्वास के बीच फंसे हुए, बस पक्षी को देखते रहे, उनके दिमाग में स्थिति की बेतुकीता को समझने की कोशिश हो रही थी। क्या उसने अभी किया? धूम्रपान करने वाला पूरी तरह से चौंक गया। क्या उसे लगता है कि तुम उसके साथ संभोग करना चाहती हो? एक और आदमी ने घुटते हुए कहा। तनाव के बावजूद उसकी हंसी फूट पड़ी। टैटू वाली महिला कांप उठी। फीनिक्स के साथ संभोग करने के विचार से उसकी त्वचा सिहर उठी। और ये तथ्य कि उसने उसे बदसूरत कहा था, यह अपमानजनक था, और उसे उस पर झपटने और उसके अंगों को फिर से व्यवस्थित करने का मन हुआ। वह पंख वाला छोटा, उसने कहा, उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। मैं उसे जिंदा भून दूंगा। मैं उसके पंख एक एक करके नोच लूंगा। मैं। अरे लड़की, एक आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें अभी अभी एक पक्षी ने नकार दिया है। ये डंक मारने वाला है। चुटकुले बहुत हो गए, गोरी महिला ने दहाड़ते हुए कहा, उसका धैर्य आखिरकार टूट गया। हम यहाँ हार रहे हैं। पिंजरे को चालू करो, अभी। धूम्रपान करने वाला अपनी चिढ़ाना छोड़कर हरकत में आ गया। नरक बवंडर, उसने चिल्लाया, उसके हाथ आग की तीव्रता से चमक रहे थे। उसके चारों ओर आग की लपटों का एक बवंडर फूट पड़ा, आग और हवा का एक घूमता हुआ भंवर जो पास आ रहे मकड़ियों और कीचड़ को चीरता हुआ उन्हें जलाकर राख कर रहा था। हवा जले हुए फर की बदबू और भाप बनकर उड़ने वाले गू की चुभन से भर गई। वह अपनी एड़ी पर लगी आग की गर्मी को अनदेखा करते हुए छाती की ओर दौड़ा और अपनी हथेली को उसकी सतह पर उकेरे गए रून पर पटक दिया। अचानक तीव्र नीली रोशनी के साथ रून चमकने लगे और छाती घूमने लगी। ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर उसके ऊपर बनने लगा, जो हर गुजरते सेकंड के साथ बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। फीनिक्स, जो कि बड़ी बड़ी आंखों से इस घूमते हुए भंवर को देख रहा था, उसे एक अनूठा खिंचाव महसूस हुआ। यह दिलचस्प है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसका शरीर भंवर की ओर झुका हुआ था, जैसे कि वह एक तेज धारा में फंस गया हो। गया, जो अब तक इस शो का आनंद ले रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। शिट, उसने शाप दिया, अपने छिपने की जगह से छलांग लगाते हुए। उसने गॉडस्लेयर क्रॉसबो उठाया, उसे छाती पर निशाना बनाया और फायर किया। बोल्ट, एक धुंधली काली धातु हवा में घूमती हुई भंवर के दिल पर निशाना साधते हुए चली गई। लेकिन टैटू वाली महिला, जिसकी वर्षों की लड़ाई से विकसित हुई सजगता ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने अपनी बैग से एक चांदी की डिस्क निकाली और उसे हवा में उछाल दिया, ठीक उसी समय जब बोल्ट हमला करने वाला था। डिस्क बाहर की ओर फैल गई, जिससे एक चमकदार ऊर्जा ढाल बन गई, जिसने क्रॉसबो बोल्ट को विक्षेपित कर दिया, जिससे वह पास की दीवार से हानिरहित रूप से टकरा गया। अच्छा प्रयास, कुतिया, गोरी महिला ने चिल्लाते हुए गया को घूरते हुए कहा, जो अब खुले में खड़ा था, उसका क्रॉसबो अभी भी उठा हुआ था। तुम्हें इसका पछतावा होगा। एक बार जब मैं इन कीटों से निपट लूंगा, तो अगला नंबर तुम्हारा है। गया ने एक धीमी, जंगली आवाज में गुर्राहट की और टैटू वाली महिला के हमलों की बौछार के दौरान छिपने के लिए गोता लगाया।
बर्फ का एक टुकड़ा, नुकीला और दांतेदार, उसके कान के पास से गुजरा और उसके पीछे की दीवार में धंस गया। फिर क्रॉसबो बोल्टों की एक तेज तर्रार बौछार, जिसके सिरे एक बीमार हरी रोशनी से चमक रहे थे, उसकी ओर बढ़ी, जिससे उसे मलबे के ढेर के पीछे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिट, उसने अपने कंधे को पकड़ते हुए शाप दिया, जहां एक बोल्ट ने उसे छूकर एक जलती हुई जलन छोड़ी थी। गोरी महिला हंसी, उसकी आंखें क्रूर मनोरंजन से चमक रही थीं, क्योंकि उसने फीनिक्स को देखा। उसका शरीर अब भंवर में आधा रास्ता तय कर चुका था, खिंचाव के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। अपने जटिल रूनों और रहस्यमय तंत्रों के साथ ये संदूक एंडोहर से सेराफिन को एक उपहार था। एक उपकरण, एक हथियार जिसे किसी भी चीज को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। यह अपनी सीमाओं के भीतर एक पॉकेट आयाम बनाकर काम करता था, और एक बार जब कोई प्राणी अंदर फंस जाता तो कोई बच नहीं सकता था, एंडोहर या सेराफिन के कहने के बिना नहीं। ये इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति थी और समय और स्थान पर एंडोहर की महारत का एक प्रमाण था। उड़ जाओ, गया ने फीनिक्स पर बहुत ही तत्परता से चिल्लाया। वहां से निकल जाओ। मैं कोशिश कर रहा हूं, फीनिक्स ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में तनाव था, लेकिन खिंचाव, ये बहुत मजबूत है। दूसरी ओर फीनिक्स को संघर्ष करते देख रही गोरी महिला मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पकड़ा, चिड़िया, उसने जीत के साथ बड़बड़ाया। यही है, खेल खत्म। फीनिक्स की स्थिति को देखते हुए गया का दिल बैठ गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। डिस्टिलरी जिले में छिपे अन्य जानवरों को बाहर निकालना, ये काम नहीं करेगा। वे फीनिक्स के साथ उस शापित संदूक में फंस जाएंगे। उसने ये जगह, सेशात के क्षेत्र का ये दहता हुआ, भूला हुआ कोना इसलिए चुना था क्योंकि यह सुरक्षित था। यहाँ कोई नहीं आता था, और शहर की दीवारों के भीतर लड़ाई सख्त वर्जित थी। लेकिन ऐसा लग रहा था, उसने हार मान ली थी। वह असहाय होकर देखती रही, जैसे फीनिक्स, जिसके ज्वलंत पंख भंवर के खिंचाव के विरुद्ध कमजोर ढंग से फड़फड़ा रहे थे, छाती के करीब और करीब खींचा जा रहा था। और फिर चमत्कार, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड की एक लहर, एक अचानक तीव्र ठंड डिस्टिलरी जिले में बह गई, जिसने अपने रास्ते में सब कुछ जमा दिया। क्या बकवास है, टैटू वाली महिला चिल्लाई। उसकी आवाज घुटी हुई सांस की तरह थी, क्योंकि ठंड उसके पैरों तक पहुंच गई। उसके जूते, उसके कवच, उसके पूरे शरीर को बर्फ की एक परत में ढक दिया। गोरी महिला, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, अतिक्रमणकारी ठंड से बचने के लिए, लेकिन ये बहुत तेज थी। यह उसके ऊपर जा गिरी, पूर्ण शून्य की एक दीवार जिसने उसे बीच बीच में जमने पर मजबूर कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति भयभीत अविश्वास का मुखौटा थी। छाती के ऊपर भंवर फड़फड़ाया, उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। घूमते हुए रंग फीके पड़ गए। फीनिक्स को बीच हवा में मडराते हुए छोड़ दिया। उसके पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ी हुई थीं। ठंड बेरहम थी। ये पत्थर की सड़कों, ढहती इमारतों और डिस्टिलरी के भंडारों के टूटे हुए अवशेषों पर जम गया। कीचड़ बीच बीच में जमी हुई, विचित्र बहुरंगी रत्नों की तरह चमक रही थी। मकड़ियां, जिनके पैर बर्फ में लिपटे हुए थे, जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। उनकी लाल आंखें जमे हुए आसमान को घूर रही थीं। यहाँ तक कि टूटी हुई ईंटों की दीवार के पीछे छिपी गई गया को भी ठंड का एहसास हुआ, हड्डियों में गहरी ठंड जिसने उसके दांतों को चटका दिया। लेकिन डिस्टिलरी जिले में अचानक छाई हुई शांति, अचानक आई शांति एक नई आवाज से टूट गई। एक चटकने वाली, भिनभिनाने वाली आवाज, जैसे एक सीमित जगह में हजारों ततैया छूट गई हों। और फिर बिजली गिरी। काली बिजली के बोल्ट जमे हुए शिकारियों पर गिरे, उनके शरीर लाखों टुकड़ों में बिखर गए। खून और हड्डियां बर्फीले परिदृश्य में फैल गईं। गया, अविश्वास से भरी उसकी आंखें शिकारियों को देखती रहीं, जो अब खून से लथपथ टुकड़ों के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं थे, टूटी हुई गुड़ियों की तरह जमीन पर बिखरे हुए थे। उसने ठंड को नहीं पहचाना था, लेकिन उन बिजली के बोल्टों को। वह अच्छी तरह जानती थी कि उस तरह की शक्ति किसके पास है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नज़र आसमान की ओर उठी, और वह वहां था, माइकल। एक पल के लिए गया ने बस उसे देखा। उसे हमेशा नाटकीय प्रवेश करने की आदत थी, और आमतौर पर उन प्रवेशों का मतलब था कि वह गहरी मुसीबत में थी। उसे यकीन नहीं था कि क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया था, क्या उसे सबसे कमजोर अवस्था में पाकर मजा आया था, या फिर उसके पास बस त्रुटिहीन समय था। लेकिन अब उसे देखकर, इस अजीब नई दुनिया में लगभग 2 महीने अकेले रहने के बाद, ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक भार उतर गया हो। उसे एहसास नहीं हुआ था कि उसे उसकी उपस्थिति, उसकी ताकत, उसके साथ आने वाली सुरक्षा की भावना की कितनी याद आती थी। बिना कुछ कहे वह छत के किनारे की ओर भागी और छलांग लगा दी। NOWELLBEACON उसने इस तथ्य के बारे में नहीं सोचा कि वह इस क्षेत्र में उड़ नहीं सकती। गिरने, प्रभाव, टूटी हड्डियों की संभावना के बारे में नहीं सोचा। उसे बस इतना पता था कि वह उसे पकड़ लेगा, और उसने ऐसा किया। माइकल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उसका रूप धुंधला हो गया, उसके नीचे दिखाई दिया। उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। उसे बिना किसी प्रयास के पकड़ लिया, इससे पहले कि वह चिल्ला भी सके।
उसने उसे अपने करीब रखा, उसका शरीर उसके खिलाफ एक ठोस आश्वस्त उपस्थिति था। वे वहां मंडराते रहे, हवा में लटके हुए। एक लंबे पल के लिए सन्नाटा केवल ठंड की चटकने और शहर की दूर की आवाज़ों से टूटता था। अपने सिर को उत्सुकता से झुकाकर पुनर्मिलन को देखते हुए फीनिक्स उनसे निकलने वाली कच्ची शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इन दो देवताओं के इर्द गिर्द की आभा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी, ये तीव्र है, आकर्षक। फिर उसने अपने ज्वलंत पंख फैलाए और आकाश की ओर उड़ गया। उसकी नज़र उस जगह पर गई जहां शिकारी लकड़ी के खंभे पर लटका हुआ था। गया ने उसे अच्छी तरह से सिखाया था, हमेशा शवों की जांच करें, आप कभी नहीं जानते कि आपको किस तरह का खजाना या जानकारी मिल सकती है। गया के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह लाश के पास उतरा, उसके पंख उसके पीछे की ओर सुंदर ढंग से मुड़े हुए थे और उसने शरीर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें बच्चों जैसी जिज्ञासा और भयावह दक्षता का एक अजीब मिश्रण थीं। और उसे सोना मिल गया। खैर, सचमुच सोना नहीं, लेकिन काफी करीब। उसे कलाई पर लगा दर्पण मिला, जिसकी सतह अभी भी आसपास के क्षेत्र की थमल छवि के साथ टिमटिमा रही थी। उसे चीजों से भरा एक थैला मिला, छोटे धातु के गैजेट, चमकते पत्थर, किसी ऐसी चीज की शीशी जिसकी गंध दिलचस्प थी। फीनिक्स मुस्कुराया, उसकी ज्वलंत आंखें खुशी से चमक रही थीं। गया ने उसे मुक्त करने के लिए मना लिया था कि अन्य शिकारी इतने सुसज्जित नहीं थे। वह केवल चम्मच और जंग लगे चाकू ढूंढते ढूंढते थक गया था। यह उससे ज्यादा था। वह गया को प्रभावित करने के लिए उत्सुक था, उसे दिखाना चाहता था कि वह एक मूल्यवान साथी था। इस बीच माइकल धीरे से जमीन पर उतरा। गया अभी भी उसकी बाहों में था। उसने उसे अपने करीब से पकड़ लिया, उसकी नजरें उससे मिलीं और फिर और अधिक विरोध न कर पाने के कारण उसने अपना सिर नीचे किया और उसे चूमा। यह एक लंबा, भावुक चुंबन था जो राहत, लालसा और फिर से जुड़ने की बेताब जरूरत से भरा था। खुद को आश्वस्त करने के लिए कि वह असली थी, कि वह सुरक्षित थी, कि उसने उसे खोया नहीं था। एक आंसू, शुद्ध भावना का एक झिलमिलाता मोती, गया की आंख से निकल गया, उसके गाल पर एक रास्ता बनाते हुए, उस ठंड को पिघलाते हुए जो अभी भी उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी। फिर एक आह भरते हुए उसने चुंबन तोड़ा, पीछे झुककर उसे देखा। उसकी आंखें एक ऐसी खुशी से चमक रही थी जो उसने बहुत लंबे समय से नहीं देखी थी। और फिर फीनिक्स आया, उसके पंख उत्साह से फड़फड़ा रहे थे, उसके हाथ गैजेट्स और कलाई पर लगे दर्पण से भरे हुए थे। देखो मुझे क्या मिला, उसने अपने खजाने को गया की ओर फेंकते हुए कहा। मैंने उन सभी को मुक्त कर दिया। गया, यह महसूस करते हुए कि यह कितना दोषपूर्ण लग रहा था, माइकल को एक शर्मीली मुस्कान दी। वह चीजों को जल्दी से समझ लेता है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। माइकल यह आदान प्रदान देख रहा था, वह खुद को हंसने से रोक नहीं सका। गया, उसने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। तुम उस पर बुरा प्रभाव डाल रहे हो, माइकल ने हंसते हुए कहा और अपने हाथ की एक सहज लहर के साथ फीनिक्स की फैली हुई हथेलियों से गैजेट्स को इकट्ठा किया। वे उसके सिस्टम स्टोरेज में गायब हो गए। फीनिक्स को केवल मुट्ठी भर चमकते लाल पत्थरों और कलाई पर लगे दर्पण के साथ छोड़ दिया। मुझे वह देखने दो, उसने फीनिक्स से दर्पण लेते हुए कहा। उसने उसे उठाया, एक आलोचनात्मक नज़र से उसकी जांच की। यह एक नश्वर कलाकृति के लिए प्रभावशाली था। बेशक उसकी अपनी एक्स-रे दृष्टि जितनी उन्नत नहीं थी, लेकिन फिर भी दिलचस्प थी। वह दर्पण की सतह से निकलने वाली ऊर्जा की हल्की लहरों को देख सकता था, जो बाहर की ओर धड़क रही थीं, गर्मी के संकेतों की तलाश कर रही थीं। हालांकि सीमा सीमित थी, एक छोटे दायरे तक सीमित थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि शिकारी उसे क्यों नहीं पकड़ पाए थे। उसने दर्पण को अपने हाथों में घुमाया, उसकी नज़र उसकी पीठ पर जटिल नक्काशी पर थी। अनगिनत छोटे छोटे रन, जो नग्न आंखों से लगभग अदृश्य थे, धातु में उकेरे गए थे, उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। इस बीच गया अपने साथी की प्रशंसा कर रहा था। अच्छा काम, बर्डी, उसने फीनिक्स के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। फीनिक्स मुस्कुराया, उसकी छाती गर्व से फूली हुई थी। वह एक महान प्राणी हो सकता है, अग्नि और पुनर्जन्म का प्राणी, लेकिन वह अभी भी अपने मूल में एक जानवर था। और जानवरों को गया से स्वाभाविक लगाव था। वह उनकी देवी थी, उनकी रक्षक, जिसकी ओर वे मार्गदर्शन, आराम और प्यार के लिए मुड़ते थे। यहाँ तक कि फीनिक्स अपनी बचकानी मासूमियत और कभी कभी दुनिया की निराशाजनक शाब्दिक व्याख्या के साथ उसके प्रति पूजा की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सका। गया ने फीनिक्स द्वारा एकत्र किए गए लाल पत्थरों में से एक उठाया, इसे चांदनी में रखा। ये चमक रहा था, इसकी सतह चिकनी और पॉलिश थी, इसका रंग गहरा, समृद्ध लाल रंग था जो अंदर से चमक रहा था। यह आकर्षक था। जो कोई भी गया के करीब था, वह जानता था कि वह आमतौर पर आभूषणों के लिए नहीं था। वह अपना पैसा किसी नए हथियार, एक शक्तिशाली औषधि या निषिद्ध मंत्रों की किताब पर खर्च करना पसंद करती थी, बजाय इसके कि इसे तुच्छ चीजों पर बर्बाद कर दे। लेकिन ये पत्थर, यह माणिक, अलग था। यह उसके हाथ में गर्म महसूस हुआ, एक हल्की ऊर्जा के साथ स्पंदित हुआ जो उसके अपने साथ प्रतिध्वनित हुई।
उसने पाया कि वह इसे रखने और अपने गले में पहनने के लिए खुद को लुभा रही थी। माइकल ने दर्पण को अपने सिस्टम स्टोरेज में रख दिया। उसकी नज़र गया के हाथ में मानिक पर चली गई। वह इसे जुड़वां चंद्रमाओं की रोशनी में पकड़े हुए थी, एक आंख बंद करके, मानो इसकी गहराई में कुछ देखने की कोशिश कर रही हो। वह जानता था कि वह आमतौर पर रत्नों की शौकीन नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वह इस मानिक से मोहित थी, उसने उसे बताया कि इन पत्थरों में कुछ अलग है। उसे संदेह था कि वे शिकारी उन्हें उनके सौंदर्य मूल्य के लिए इधर उधर ले जा रहे थे। वे लोग उसे बिल्कुल भी फैशनेबल किस्म के नहीं लगे थे। उसने हाथ बढ़ाया और फीनिक्स के हाथ से एक और मानिक निकाला। मुझे उनसे एक शक्तिशाली ऊर्जा आती हुई महसूस हो रही है, फीनिक्स ने कहा। उसकी भौं एकाग्रता में सिकुड़ गई। यह आकाशीय ऊर्जा की तरह नहीं है, यह अधिक केंद्रित है, सघन है। माइकल सिस्टम से और जानकारी मांगने ही वाला था कि अचानक हवा में बदलाव और चेतना की चुभन ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया। गया का हाथ सहज ही उसकी पीठ पर बंधे गॉडस्लेयर क्रॉसबो की ओर चला गया। उसकी निगाह छतों पर घूम रही थी, वह गड़बड़ी के स्रोत की तलाश कर रही थी। फीनिक्स, जो हमेशा जिज्ञासु रहता है, ने अपना सिर झुकाया। उसकी ज्वलंत आंखें छाया को स्कैन कर रही थीं। और फिर वह नीचे उतरी। एक युवा महिला, उसके सुनहरे बाल रेशमी झरने की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे। वह चमचमाते चांदी के कवच में लिपटी हुई थी। उसके पीछे सुंदर ढंग से मुड़े हुए सफ़ेद पंखदार पंख थे। उसकी छाती पर एक शिखा थी, जो एक खुली किताब को दर्शाती थी, जो सेशत के प्रति उसकी निष्ठा का स्पष्ट संकेत था। सेशत की एक परी, मालिना, गया ने अभिवादन किया। उसकी आवाज़ में आश्चर्य और झुंझलाहट का मिश्रण था। आप पार्टी में देर से पहुंची हैं। उसने जमे हुए चित्र, शिकारियों के बिखरे हुए अवशेष, बर्फ में लिपटे कीचड़ और मकड़ियों की ओर इशारा किया। लगता है हमने सब कुछ संभाल लिया है। मालिना की निगाहें नरसंहार पर घूम गईं। उसके चेहरे पर घृणा की झलक दिखाई दी, लेकिन वह हैरान नहीं दिखी। वह जानती थी कि माइकल क्या करने में सक्षम है। एक भगवान के लिए कुछ नश्वर लोगों को मारना एक मक्खी को मारने जितना आसान था। देवी शेषत आपकी उपस्थिति का अनुरोध करती है, मालिना ने कहा। उसकी निगाह नरसंहार से माइकल और गया पर चली गई। आप दोनों। उसने मेरी वापसी को बहुत जल्दी महसूस कर लिया, माइकल ने भौहें चढ़ाते हुए टिप्पणी की। ये सेजस्पाया है मेरे स्वामी, मालिना ने कहा। उसकी आवाज़ में गर्व की झलक थी। देवी शेषत की चेतना से कोई भी चीज़ नहीं बच सकती। गया ने नाक सिकोड़ी। हाँ हाँ, तुम्हारी देवी सर्वशक्तिमान और बकवास है, लेकिन मैं उन जानवरों के बिना नहीं जा रही हूँ जिन्हें मैंने बचाया है, खास तौर पर उसे नहीं। उसने फीनिक्स की ओर इशारा किया, जो अब एक जिज्ञासु भौं के साथ शिकारी के फेंके गए चाकुओं में से एक की जांच कर रहा था। मलिना, जिसे शेषत ने इस विशेष स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में बताया था, मुस्कुराए। देवी शेषत ने आपकी चिंताओं का अनुमान लगाया था। वह आपको वचन देती है, देवी गया, कि आपके द्वारा एकत्र किए गए जानवर सुरक्षित रहेंगे। वह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेगी कि उन्हें अधिक उपयुक्त वातावरण में स्थानांतरित किया जाए। गया ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन माइकल ने महसूस किया कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वह जीतने वाली नहीं थी, इसलिए उसने बीच में कदम रखा। हम आएंगे, उसने कहा। उसकी नज़र मलिना से मिली। रास्ता दिखाओ। गया ने फीनिक्स की ओर देखते हुए आह भरी, जो अब मृत शिकारी के हाथ से टूटे हुए चाकू को निकालने का प्रयास कर रहा था। बाकी मेहमानों का ख्याल रखना, बर्दी, उसने झल्लाहट और मनोरंजन के मिश्रण के साथ कहा। और उस मकड़ी के अड्डे के साथ खेलने मत जाओ। उन्हें आग मत लगाओ, उन पर सवारी करने की कोशिश मत करो, ठीक है? तुम जानते हो, अगर मुझे तुम्हारी वजह से उस बेवकूफ़ मकड़ी के साथ वापस जाना पड़ा और शांति स्थापित करनी पड़ी तो मैं तुम्हारी गांड मार दूंगा। फीनिक्स, उसकी भौं भ्रम में सिकुड़ गई, सहज रूप से उसकी पीठ को पकड़ लिया। हर कोई मेरी पीठ पर लात मारने की बात क्यों करता रहता है? मालिना, जो मुश्किल से छिपी हुई मुस्कान के साथ इस आदान प्रदान को देख रही थी, आगे बढ़ी। मुझे यकीन है कि फीनिक्स ठीक हो जाएगा, देवी गया, उसने आश्वस्त करते हुए कहा। अब अगर तुम दोनों मेरे साथ आओ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका हाथ एक फीकी सफ़ेद रोशनी से चमक रहा था और अपनी कलाई के एक झटके से टेलीपोर्टेशन मंत्र को सक्रिय कर दिया। माइकल और गया ने एक परिचित खिंचाव, विस्थापन की भावना महसूस की, क्योंकि उनके आसपास का स्थान विकृत हो गया। दुनिया रंगों और घूमती ऊर्जा के बहुरूपदर्शक में धुंधली हो गई। फिर उतनी ही जल्दी ये खत्म हो गया। वे एक बगीचे में खड़े थे, देवताओं के राज्य की अराजकता के बीच एक छोटा शांतिपूर्ण नखलिस्तान। एक झरना काई से ढकी चट्टान से नीचे गिर रहा था, जिसका पानी एक साफ शांत तालाब को भर रहा था। मेपल के पेड़, जिनके पत्ते लाल और सुनहरे रंग के जीवंत रंग के थे, तालाब के किनारों पर पंक्तिबद्ध थे। उनकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, और उन पेड़ों में से एक के नीचे एक महिला बैठी थी। उसके चांदी के बाल तरल चांदनी की तरह बह रहे थे। उसके हाथ कबूतरों के झुंड में बीज बिखेर रहे थे। शेषत, बुद्धि की देवी। वह मुड़ी, उसकी नज़र माइकल से मिली। उसके होठों पर एक गर्म मुस्कान थी। देवताओं के राज्य में वापस स्वागत है, अंधेरे के देवता।
वापस आकर अच्छा लगा, माइकल ने जवाब दिया, उसकी मुस्कान लौटाते हुए। तुम हमेशा की तरह शांत दिख रही हो। गृहयुद्ध तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, शेषत? गया ने व्यंग्यात्मक मनोरंजन के साथ पूछा। माइकल ने भौहें सिकोड़ी। गृहयुद्ध? कौन सा गृहयुद्ध? उसने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था। शेषत ने गया के प्रहार को अनदेखा करते हुए बस फिर से मुस्कुराया। उसकी नज़र माइकल से मिली। मालिना, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। देवदूत ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और पीछे हट गई। उसके पंख गायब हो गए और वह बगीचे की छाया में वापस चली गई। युद्ध बढ़ रहा है, गया, शेषत ने कहा। उसकी आवाज़ शांत, विचारशील थी। नए खिलाड़ी उभर रहे हैं। हमेशा की तरह अराजकता अवसर पैदा करती है। वह रुकी, उसकी नज़र दूर की ओर मुड़ गई। युद्ध की असली कीमत देवता नहीं भुगतते, यह नश्वर हैं। वे जो हमारी लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाओं की कीमत चुकाते हैं। गया ने आह भरी। वह सेशात की रहस्यमयी बुद्धि की आदी हो रही थी। तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट होना होगा, सेशात, माइकल ने ठहाका लगाया। मैं इस गृहयुद्ध के बारे में सब कुछ सुनना पसंद करूंगा, लेकिन शायद तुम हमें बता सको कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। उसने अपनी जेब से एक माणिक निकाला और सेशात को दिखाने के लिए उसे ऊपर उठाया। हमें ये कुछ आगंतुकों के पास मिले थे, डिस्टिलरी जिले में। सेशात के होंठ फड़कने लगे। उसकी आंखों में मनोरंजन का एक संकेत था। हाँ, उसने कहा, माइकल से माणिक लेते हुए और एक जानकार मुस्कान के साथ इसकी जांच करते हुए। ये मेरी बहन सेराफिन के हैं। इनमें उसकी कृपा का एक पतला टुकड़ा मिला हुआ है। वह इन्हें अपने जासूसों को देती है, अपने सैनिकों को। यह उनकी शक्ति को बढ़ाता है और उनके हथियारों, कवच और विभिन्न गैजेट्स को शक्ति देता है। उसने धीरे से हंसते हुए कहा। सेराफिन में हमेशा से नाटकीयता की भावना रही है। ये माणिक बिल्कुल उसके जैसे हैं, सुंदर, शक्तिशाली और थोड़े खतरनाक भी। लेकिन जिस कारण से मैंने आपको यहाँ बुलाया है वह अराजकता के स्वघोषित देवता से संबंधित है। 1377 अराजकता के देवता को मारने की खोज। माइकल आश्चर्यचकित था। आगरा, वह अराजक, अप्रत्याशित कमीना। वह देवताओं के क्षेत्र में आगरा के अनुयायियों के साथ कई बार रास्ते पार कर चुका था। ज्यादातर डाकू, ठग और आमतौर पर अप्रिय किस्म के लोग जो किसी को भी दर्द और पीड़ा पहुंचाने का आनंद लेते थे। माइकल ने उनमें से कुछ के साथ स्थायी रूप से निपटा था। वह अनावश्यक क्रूरता का प्रशंसक नहीं था, लेकिन अगर शेषत आगरा के बारे में चिंतित था तो ये गंभीर होना चाहिए। हाँ, उस कमीने के बारे में क्या? गया ने हस्तक्षेप किया। उसकी आवाज़ में व्यंग्यात्मक मनोरंजन था। आखिरकार उसने अपना दिमाग खो दिया। शेषत ने अपना सिर हिलाते हुए हंसी। आगरा कभी भी दिमाग खोने वाला नहीं रहा, गया। लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक सच्ची नज़र ने ले ली चिंता। वह एक बोझ बन गया है। गृहयुद्ध, एंडोहर का विद्रोह, इसने पैथियन को विचलित कर दिया है। उन्होंने आगरा जैसे ढीले तोपों पर नियंत्रण खो दिया है और अब किसी को गंदगी को साफ करने की जरूरत है। माइकल ने ठहाका लगाया, एक सूखी, हास्यहीन आवाज। और आपको लगता है कि वह कोई मैं हूं? उसने एक भान उठाए। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे पास तलने के लिए और भी बड़ी मछलियां हैं। जिस बड़ी मछली का वह जिक्र कर रहा था वह बेशक रिन थी। और माइकल, लैला पर उसके हमले, हैरी के खिलाफ उसकी धमकी, जान के प्रति उसकी लापरवाही से अभी भी नाराज था। आगरा की हरकतों से विचलित होने वाला नहीं था। उसे हिसाब चुकता करना था और एक राजकुमारी को गद्दी से उतारना था। लेकिन माइकल की बात सुनकर शेषत, जो हमेशा सबसे बुद्धिमान था, बस मुस्कुराया। रिन को मारना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। माइकल की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। उसने उसके बिना कुछ कहे ही उसके लक्ष्य का अनुमान लगा लिया था। वह ये पूछने के लिए ललचाया कि उसे कैसे पता चला, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। शेषत को जानते हुए वह उसे अंतर्ज्ञान या नियति के प्रवाह या किसी अन्य रहस्यमय बकवास के बारे में कुछ रहस्यमय, अस्पष्ट रूप से परेशान करने वाला उत्तर देगी। मुझे समझाओ, उसने कहा। रिन की आत्मा, शेषत ने शुरू किया। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन दृढ़ थी, अपने पिता से बंधी हुई। ज़ाइलोथ, हत्या का देवता। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, वह अपने खजाने कहाँ रखता है। तो माइकल ने भौहें सिकोड़ी। इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? इसका मतलब है कि अगर तुम उसे मार भी दोगे माइकल, वह वापस आ जाएगी। ज़ाइलोथ उसे फिर से जिंदा कर देगा और हर बार जब वह मरेगी तो हर बार जब उसे वापस लाया जाएगा तो वह और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ज्यादा भ्रष्ट, ज्यादा दुष्ट। वह रुकी। उसकी नज़र माइकल से मिली। और रिन, माइकल, वह भ्रष्टाचार पर पनपती है, अंधकार पर, दर्द पर। यही उसे शक्ति देता है, यही उसके पिता के प्रभाव को बढ़ाता है। ज़ाइलोथ और रिन, उनका अस्तित्व वास्तविकता के अंधेरे पहलुओं से जुड़ा हुआ था। जितना ज्यादा दर्द, जितनी ज्यादा पीड़ा, जितनी ज्यादा अराजकता उन्होंने दुनिया पर फैलाई, वे उतने ही मजबूत होते गए। उनके लिए मौत सिर्फ एक अस्थायी असुविधा थी, रीसेट करने का एक मौका।
और भी बदतर होकर वापस आना। तुम उसे हरा सकते हो, शेषात ने आगे कहा, तुम उसे मार भी सकते हो, लेकिन वह वापस आएगी और वह पहले से भी बदतर हो जाएगी। माइकल ने अपना सिर हिलाते हुए बस हंसते हुए कहा। उसने पहले भी इस तरह की बातें सुनी थीं। अनगिनत बार धरती पर वापस आकर उसने ऐसे लक्ष्यों को खत्म किया था जिन्हें दूसरे लोग अछूत अजेय मानते थे। लेकिन माइकल के पास असंभव को संभव बनाने का एक तरीका था। उसने रेना, बारिश के देवता को मार डाला था। लानत है। रिन सिर्फ एक चुनौती थी, एक विशेष रूप से कष्टप्रद खूनी चुनौती, लेकिन फिर भी एक चुनौती। और माइकल चुनौतियों पर पनपता था। इसके अलावा जितना कठिन काम होगा उतना बड़ा इनाम होगा। और वे बदमाश अंक, वे हमेशा एक अच्छे प्रेरक थे। मैं उसकी सच्ची आत्मा को खोज लूंगा शेषत, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। और मैं इससे निपट लूंगा, हमेशा के लिए। वे वापस आते हैं क्योंकि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं मारा है। उसने अपनी गर्दन को हिलाया, उसके होठों पर एक शिकारी मुस्कान की झलक थी। हालांकि शेषत ने अपनी आंखों में एक जानकार चमक के साथ बस मुस्कुराया। जो भी हो, रिन भूमिगत हो गई है। उसे महीनों से नहीं देखा गया है, और एंडोहर को अच्छी तरह से जानने के कारण वह शायद बात करते समय उसके कान में फुसफुसा रहा है। तो तुम क्या सुझाव देते हो? माइकल ने पूछा। उसकी निगाहें सख्त हो गईं। अगर तुम रिन को मारना चाहते हो तो तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा, शेषत ने कहा। उसकी आवाज में एक तीखी धार आ गई। जो मुझे वापस आगरा ले आता है। वह रुकी, हवा में सन्नाटा छाने दिया। मुझे एक तरीका पता है, रिन को बाहर निकालने का एक तरीका, और साथ ही आगरा से निपटना भी। और अगर तुम और गया को पता होता कि वह प्राणी क्या कर रहा है, तो मुझे लगता है कि तुम थोड़ा बहुत मदद करने के लिए तैयार होगे, शेषत ने कहा और कुछ पल चुप रही, फिर आगे बोली। आगरा, शेषत ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीर स्वर था। उसने हरे भरे अभयारण्य पर कब्जा कर लिया है। माइकल की भौहें सिकुड़ गईं। हरे भरे अभयारण्य, एवा का क्षेत्र। उसने इसकी सुंदरता, इसकी शांति, इसकी उपचारात्मक ऊर्जा के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। यह नश्वर और कमतर प्राणियों के लिए एक आश्रय स्थल था, शांति और अभयारण्य का स्थान। वह एवा के उपासकों को गुलाम बना रहा है, शेषत ने कहा। उसकी नज़र उससे मिली। उन्हें मजदूर बना रहा है, उन्हें उसका अराजकता का मंदिर बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो गया ने कंधे उचका दिए। लोग चोटिल हो जाते हैं शेषत, गंदगी होती है, ये हमारी समस्या नहीं है। अगर एवा को अपने अनमोल उपासकों की इतनी परवाह है, तो वह खुद ही इससे निपट सकती है। शेषत ने हालांकि अपना सिर हिलाया, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। ये सिर्फ उपासकों की बात नहीं है, गया, उसने अपनी आवाज को और तीखा करते हुए कहा। आगरा, वह जानवरों को भी गुलाम बना रहा है, हरे भरे अभयारण्य के सभी जीवों को, और वह जानवरों को खरीद रहा है, राज्य के हर कोने से। मैंने सुना है कि कई जानवरों को काबू करने वाली देवी गया से बड़ी खेप आ रही है। जिस क्षण गया ने यह सुना, उसका पूरा व्यवहार बदल गया। वह शायद डार्क क्वीन हो, अंधेरे के देवता की पत्नी, जो अराजकता और विनाश में आनंद लेती थी। लेकिन वह राक्षसों की देवी भी थी, और आगरा के बारे में सोचना, वह अराजक, अप्रत्याशित कमीना जो उसके प्राणियों को गुलाम बना रहा था, इसने उसे एक ऐसे क्रोध से भर दिया जो किसी भी ड्रैगन की आग से भी अधिक गर्म था। वह आगरा से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली थी, लेकिन उसने कहानियां सुनी थीं, मालिना से, पिंक से, ये जानने के लिए पर्याप्त है कि अराजकता के देवता वास्तव में किसी के साथ अपने सौम्य व्यवहार के लिए नहीं जाने जाते थे। और अगर वह जानवरों को गुलाम बना रहा था, वह केवल उन भयावहताओं की कल्पना कर सकती थी जो उन प्राणियों को सहना पड़ रहा था। शेषत, गया के बढ़ते गुस्से को महसूस करते हुए, उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को भड़काते हुए, बस मुस्कुरा दी। मनुष्य, वे बोल सकते हैं, गया, वे मदद के लिए चिल्ला सकते हैं, लेकिन जानवर, उनकी कोई आवाज नहीं होती। और आगरा, वह उनके साथ वैसा शिष्टाचार नहीं दिखाता जैसा वह अपने नश्वर दासों के साथ दिखाता है। वह कमीना, गया ने गुर्राते हुए कहा, उसका हाथ सहज रूप से उसके कूल्हे पर रखे खंजरों की ओर बढ़ रहा था। मैं उसका सिर फाड़ दूंगी। माइकल, वैवाहिक चिढ़ाने के अवसर का विरोध करने में असमर्थ, हंसा। मनोरंजन के संकेत के साथ आदान प्रदान को देखते हुए माइकल उस पर कटाक्ष करने से खुद को रोक नहीं सका। कोई अभी कह रहा था, बकवास होती है, वह हंसा। गया उस पर भूमि, उसकी आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक रही थी। एक और शब्द, कमीने, वह गुर्राए, और तुम मेरे बूट लेदर का स्वाद चखोगे, मानव। माइकल ने समझदारी से यह निर्णय लिया कि विवेक ही वीरता का बेहतर हिस्सा है। उसने अपनी हंसी को दबा लिया क्योंकि शेषत ने जारी रखा। उसकी नज़र वापस माइकल पर चली गई। एक विचारशील भौं उसके चेहरे पर आ गई। भौं बुद्धि की देवी उसे देख रही थी, उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान खेल रही थी। मुझे लगता है तुम्हारा एक दोस्त शायद पहले से ही हरे भरे अभयारण्य की ओर जा रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज़ एक धीमी, षड्यंत्रकारी फुसफुसाहट थी।
कौन? माइकल ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन सवाल पूछते हुए भी उसे जवाब पता था। फेयत, एवा की परी, हरे बालों वाली सुंदरी जिसने देवताओं के इस क्षेत्र में आने पर उसकी मदद की थी, उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने तब से उसे रैनार के चंगुल से 2 बार बचाया था, लेकिन वह जानता था कि फेयत जैसी धर्मी, दयालु परियों के पास मुसीबत खोजने का एक तरीका होता है। लेकिन वह उसे दोष नहीं दे सकता था, इस बार नहीं। वह एवा की परी थी, और कोई भी योग्य परी चुपचाप बैठकर नहीं देखेगी जब कोई सत्ता का भूखा कमीना उसकी देवी के उपासकों को गुलाम बना रहा हो, उसके क्षेत्र को अपवित्र कर रहा हो और निर्दोष प्राणियों को पीड़ा दे रहा हो। भले ही वह कमीना अराजकता का देवता हो जो ऐसी चीजें करेगा जो सिर्फ उसे मारने से कहीं ज्यादा बुरी होंगी। जब माइकल ने गया को देखा, उसके हाथ मुट्ठियों में जकड़े हुए थे, उसका पूरा शरीर लगभग क्रोध से कांप रहा था। उसके दिमाग में एक नई सूचना गूंजी, अराजकता के देवता को मार डालो की खोज शुरू हो गई है। आगरा, स्वयंभू अराजकता के देवता को खत्म करो और अपने संभावित सहयोगियों को बचाओ। खोज पूरी करने पर मेजबान को सभी उपासकों सहित एवा का डोमेन प्राप्त होगा और राक्षसों की देवी के देवत्व को अनलॉक करें। खोज पूरी होगी। खोज पूरी करने पर मेजबान को गया की साधना को देवताओं की साधना के दायरे में बदलने और उसकी देवत्व को अनलॉक करने का ज्ञान प्राप्त होगा। माइकल के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। यह एकदम सही था। ऐसा लगता है कि आगरा ने माइकल की टू डू सूची में शीर्ष पर अपना स्थान अर्जित कर लिया है। आगरा को बाहर निकालना, यह एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारने जैसा था। सबसे पहले ये गया की खोज को पूरा करेगा, उसके देवत्व को अनलॉक करेगा और उसे इस क्षेत्र में खेती करने की अनुमति देगा, और उसे इसकी आवश्यकता थी। इसके बिना वह कमजोर थी, एक बोझ। और गया, गर्वित, भयंकर स्वतंत्र डार्क क्वीन, बोझ बनने से नफरत करती थी। दूसरा, ये रिन को बाहर निकाल देगा। सेशात इस बारे में बहुत निश्चित लग रहा था, और एक बार रिन ने अपना चेहरा दिखाया, माइकल ज़ाइलोथ के डोमेन का पता लगाने की योजना पर काम करना शुरू कर सकता था, ताकि हत्या की राजकुमारी से स्थायी रूप से निपटने का तरीका मिल सके। और तीसरा, अच्छा, भक्तों से भरा एक डोमेन। ये बहुत सारी संभावित पूजा ऊर्जा थी, और माइकल अब उस वस्तु के वास्तविक मूल्य को समझ रहा था, अपने भंडार को बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ रहा था। ठीक है, उसने कहा। उसकी नज़र सेशात से मिली, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। चलो आगरा की यात्रा करते हैं। गया, क्या तुम थोड़ी अराजकता के लिए तैयार हो? 1378 चेतना का हस्तांतरण मंत्र। माइकल या गया को और अधिक शब्दों से मनोरंजन करने के बजाय उसने अपनी कलाई के एक झटके से एक छोटी गोलाकार धातु की प्लेट को बुलाया। इस पर एक चमकता हुआ हरा रून बना हुआ था जो एक औषधि की शीशी जैसा आकार का था। माइकल ने इसे सहजता से पकड़ लिया, इसे तुरंत पहचान लिया। एक यात्रा रून, और वह प्रतीक, औषधि की शीशी, यह एक मृत संकेत था। ये रून हरे अभयारण्य की ओर ले जाता था। उसने अपना पोर्टेबल दिव्य पोर्टल निकाला, एक घन के आकार का उपकरण जो एक फीकी आंतरिक रोशनी के साथ गुनगुनाता था। यह एक आसान छोटा गैजेट था जिससे वह अस्थायी पोर्टल बना सकता था। खैर, लगभग कहीं भी, जब तक उसके पास सही रून हो। हालांकि गया अभी जाने के लिए तैयार नहीं था। वह सेशात की ओर मुड़ी, उसकी निगाहें तीव्र थीं, उसकी आवाज में संदेह का संकेत था। मेरे जानवरों का क्या होगा सेशात? उसने पूछा। वे शिकारी, वे फीनिक्स के पीछे थे। उन्हें वापस आने से कौन रोक सकता है? तुम्हारी योजना क्या है? बिल्कुल। शेषत की मुस्कान चौड़ी हो गई, उसकी आंखों में एक आश्वस्त करने वाली गर्मजोशी थी। डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट अब मेरी सुरक्षा में है, गया, उसने कहा, उसकी आवाज़ शांत, सुखदायक थी। मेरे फरिश्ते इलाके में गश्त करेंगे। अपने मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और जब तुम वापस आओगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां वे आज़ाद हो सकें, जहां वे पनप सकें। गया ने बहस करने, अधिक विवरण मांगने, अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन माइकल, जिसने अभी अभी पोर्टल डिवाइस पर ट्रैवल रून को जोड़ना समाप्त किया था, ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। शेषत ने इसे पा लिया है, गया, उसने अपनी आवाज़ दृढ़ करते हुए, उसकी नज़र उससे मिलते हुए कहा। वह रहस्यमयी हो सकती है, लेकिन वह एक अच्छी देवी है। हम पहले आगरा से निपटेंगे, फिर हम जानवरों से निपटेंगे, ठीक है? वह अधीर था। वह अपनी नसों में डॉन के खून की शक्ति, अपने उपासकों के साथ बढ़े हुए संबंध, अपने नए अर्जित प्राइम गॉड स्तर की कच्ची क्षमता को महसूस कर सकता था। वह अपनी सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था, अपनी पूरी शक्ति को उजागर करना चाहता था। ईमानदारी से वह गया को एक पूर्ण विकसित देवी के रूप में कुछ लोगों को हराते हुए देखना चाहता था। इस पर मेरा विश्वास करो, माइकल ने कहा। गया हिचकिचाया। फीनिक्स और अन्य जानवरों को, जिन्हें उसने बचाया था, शेषत की देखभाल में छोड़ना, ये गलत लगा। वह उस रहस्यमयी, पक्षी प्रेमी देवी पर उतना भरोसा नहीं करती थी जितना वह उसे फेंक सकती थी, लेकिन उसे माइकल पर भरोसा था।
वह कभी कभी परेशानी का सबब बन सकता था, लेकिन वह हमेशा उसका साथ देता था, और अगर वह कहता कि शेषत भरोसेमंद है तो उसे उसकी बात माननी होगी। उसने आह भरी, उसके ऊपर एक अनिच्छापूर्ण स्वीकृति छा गई। ठीक है, उसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर रखते हुए बुदबुदाया। लेकिन अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो शेषत को एक छोटे से गृहयुद्ध से ज्यादा चिंता करने की जरूरत होगी। माइकल ने ठहाका लगाया और पोर्टल डिवाइस पर एक्टिवेशन रूम दबाया। ऊर्जा का एक झिलमिलाता भंवर एक फीकी हरी रोशनी के साथ चटकते हुए घन से निकला, घूमता हुआ और तब तक फैलता रहा जब तक कि वह इतना बड़ा नहीं हो गया कि उसमें से निकला जा सके। उसने गया की ओर अपना हाथ बढ़ाया। तैयार हो। गया ने उसका हाथ थामा, उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझी हुई थीं और वे दोनों भंवर में चले गए। फिर कुछ ही सेकंड में बगीचा गायब हो गया, उसकी जगह कुछ और आ गया। वे एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे, हवा उनके कपड़ों को झकझोर रही थी। हवा में ओजोन और किसी सड़े हुए पदार्थ की गंध थी। ऊपर आसमान में काले तूफानी बादलों का एक घूमता हुआ समूह था जो बिजली की चमक से रोशन था, जो चमकती हुई क्षितिज पर नाच रही थी। बारिश नहीं हुई, आखिरकार बारिश के देवता रैनार मर चुके थे। उनके नीचे जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैला हुआ बंजर भूमि थी। मुड़े हुए पेड़, उनकी शाखाएं नंगी और काली हो गई थीं, जो आसमान को चीर रही थीं। जमीन फटी हुई और बंजर थी, उस पर कुछ ऐसा जो संदिग्ध रूप से सूखे खून जैसा लग रहा था। और दूर उजाड़ के दिल से उठती हुई एक राक्षसी संरचना, सभी तीखे कोण और दांतेदार किनारे परिदृश्य पर हावी थी। मनोरम जगह, गया ने हंसते हुए कहा। क्या ये वास्तव में चिकित्सा अभयारण्य नहीं है, है ना? वे वहां एक पल के लिए खड़े रहे, उजाड़ परिदृश्य का निरीक्षण करते हुए। उनकी निगाहें दूरी में राक्षसी संरचना की ओर खींची हुई थीं। यह एक सुरक्षित शर्त थी कि आगरा के अनुयायी उनके गुलाम कर्मचारियों और दुर्भाग्यपूर्ण जानवरों के संग्रह के साथ उस वास्तुशिल्प राक्षसी में छिपे हुए थे। और अगर वे भाग्यशाली रहे तो वे अराजकता के देवता की एक झलक भी देख सकते थे। लेकिन आसपास का इलाका खाली था, सुनसान, बहुत शांत। हम उड़ नहीं रहे हैं, माइकल ने धीमी आवाज में कहा। हम अपने आगमन का विज्ञापन नहीं करना चाहते। उसने एक पल के लिए उनके विकल्पों पर विचार किया। वह उन्हें सीधे आगरा के मंदिर के केंद्र में टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा लगा। ये किसी जाल में फंसने जैसा था। ये छाया टेलीपोर्टेशन है, उसने बुदबुदाया। उसकी निगाह परिदृश्य को स्कैन कर रही थी, छायाओं की तलाश कर रही थी। उसने गया को अपनी बाहों में उठा लिया, उसके आधे अधूरे विरोध को अनदेखा करते हुए, और सिस्टम तक पहुंच गया। सिस्टम, उसने सोचा, मुझे अपने छाया टेलीपोर्टेशन को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अस्थायी रूप से एक यात्री को शामिल करें। सिस्टम को निर्दिष्ट साथी को शामिल करने के लिए छाया टेलीपोर्टेशन मापदंडों का विस्तार करने के लिए 100,000 बदमाश बिंदुओं की आवश्यकता होगी। क्या मेजबान आगे बढ़ना चाहता है? 1,00,000। अरे, तुम लालची हो रहे हो सिस्टम। लेकिन ठीक है, इसे करो। पुष्टि प्राप्त हुई। 100,000 बदमाश अंक काटे जा रहे हैं। छाया टेलीपोर्टेशन अपग्रेड सक्रिय। वह मुस्कुराया, शक्ति के परिचित उछाल को महसूस करते हुए। उसके चारों ओर छायाएं उसकी इच्छा का जवाब दे रही थीं, उसके आदेश पर झुक रही थीं। कसकर पकड़ो, उसने गया से फुसफुसाते हुए कहा। उसके होंठ उसके कान से टकरा रहे थे। और फिर अंधेरे ऊर्जा की एक चटक के साथ वे गायब हो गए। एक दिल की धड़कन के बाद एक मुड़े हुए मृत पेड़ की छाया में फिर से प्रकट हुए, अपने लक्ष्य से कुछ 100 गज की दूरी पर। उसने प्रक्रिया को दोहराया, छाया से छाया की ओर बढ़ते हुए। उनके चारों ओर का परिदृश्य धुंधला हो रहा था। उनके और आगरा की मांद के बीच की दूरी प्रत्येक टेलीपोर्टेशन के साथ कम होती जा रही थी। अंत में वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे जहां से संरचना का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था, एक सुविधाजनक स्थान जहां से निरीक्षण किया जा सकता था और रणनीति बनाई जा सकती थी। जो दृश्य उनके सामने आया वह परेशान करने वाला था। संरचना दांतेदार काले पत्थर और मुड़ी हुई धातु की एक विशाल राक्षसी परिदृश्य पर हावी थी। इसकी छाया बंजर मैदानों में फैली हुई थी, जैसे कि दुनिया पर कब्जा करने के लिए एक पंजा फैला हुआ हो। आसपास का समुद्र, जो कभी जीवंत फिरोजा रंग का था, अब एक धुंधला स्थिर हरा रंग था। इसकी सतह मलबे से भरी हुई थी और कुछ ऐसा जो संदिग्ध रूप से शरीर के अंगों जैसा लग रहा था। सैकड़ों आकृतियां, उनके शरीर क्षीण हो चुके थे, उनके चेहरे थकावट और निराशा से भरे हुए थे। आगरा के शिष्यों की चौकस निगाहों के नीचे काम कर रहे थे। वे एक विचित्र समूह थे। ये पंथवादी काले रंग के अलग अलग रंगों के फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे विचित्र प्रतीकों से रंगे हुए थे। उनकी आंखें एक उन्मत्त ऊर्जा से चमक रही थीं जिसने माइकल की त्वचा को सिहरन पैदा कर दी थी। वे कोड़े फटकार रहे थे। उनकी हंसी उजाड़ परिदृश्य में गूंज रही थी, क्योंकि वे दासों, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों को तेजी से कठिन काम करने के लिए मजबूर कर रहे थे, उनके शरीर को टूटने के बिंदु तक धकेल रहे थे। जानवर और भी बदतर स्थिति में थे।
वे जंजीरों में जकड़े हुए थे, पिंजरे में थे, उनके शरीर मुड़े हुए और विकृत थे, उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द और आतंक भरा हुआ था जिसने गया के दिल को दुखाया। उसने ग्रिफिन को देखा, उनके पंख कटे हुए थे, उनके गर्वित सिर झुके हुए थे, उन्हें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े ढोने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसने यूनिकॉर्न को देखा, उनके सींग काटे हुए थे, उनके एक बार के शुद्ध कोट खून और गंदगी से सने हुए थे, जिन्हें पैक जानवरों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। उसने ऐसे जीव देखे जिनका नाम वह नहीं बता सकती थी, उनके रूप आगरा की अराजक ऊर्जा से विकृत और भ्रष्ट हो गए थे, उनकी कराह और चीखें पीड़ा की सिम्फनी थीं। यह एक दुर्स्वप्न था। गया ने देखा, खून की एक पतली धार उसके गाल की पीली त्वचा पर लाल रंग की, उसकी नाक से नीचे की ओर एक रास्ता बनाती हुई। उसने पहले तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह नीचे के दृश्य, जानवरों की पीड़ा, उनके दर्द और आतंक की कच्ची अदम्य ऊर्जा पर बहुत अधिक केंद्रित थी। ये भारी था, हताशा की एक ज्वार की लहर, मदद की गुहार, आदिम भय, उस पर निर्देशित। राक्षसों की देवी, उनकी देवी, लेकिन वह अभी भी एक तरह से इंसान थी। उसका शरीर अभी तक पूरी तरह से उसकी दिव्य स्थिति के अनुकूल नहीं हुआ था। वह उस ऊर्जा को प्रवाहित नहीं कर सकती थी, उसे अवशोषित नहीं कर सकती थी, उनकी मदद नहीं कर सकती थी। और निराशा, गुस्सा, इस सब की सरासर लाचारी, ये सब बहुत ज्यादा था। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए माइकल उसकी ओर मुड़ा, उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। गया, उसने खून को देखते ही कहा। लानत है, गया, उसने धीरे से अपने अंगूठे से खून को पोंछते हुए बुदबुदाया। वह उसके सामने आ गया, जिससे उसे नीचे हो रही तबाही का नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा था। मत देखो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अभी नहीं। उसने अपने स्पेस रिंग से हीलिंग पोशन की एक शीशी निकाली, उसे उसके हाथ में दबा दिया। इसे पी लो, उसने दृढ़ स्वर में कहा। गया ने अपना सिर हिलाया, उसे धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश की, जानवरों को देखने की, कुछ करने की। मुझे जरूरत नहीं है, इसे पी लो, गया, माइकल ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी बांह पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, अभी नहीं। उसने उसकी थोड़ी को ऊपर उठाया, उसे अपनी नजरों से मिलने के लिए मजबूर किया। मेरा विश्वास करो, गया हिचकिचाए, उसका गुस्सा एक झिलमिलाती हुई कमजोरी से जूझ रहा था। और फिर उसने औषधि पी ली, उसका कड़वा स्वाद एक परिचित आराम था, इसकी उपचारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई, उसके भीतर के तूफान को शांत कर दिया। लेकिन जब औषधि ने अपना जादू चलाया, उसकी घबराई हुई नसों को शांत किया और उसकी रक्त वाहिकाओं को ठीक किया, तब भी गया का गुस्सा सतह के नीचे ही उबल रहा था। हम उस कमीने को मार गिराने जा रहे हैं, गया, माइकल ने एक धीमी, आश्वस्त करने वाली गड़गड़ाहट के साथ कहा। हम उन जानवरों को मुक्त करने जा रहे हैं, और एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो तुम एक देवी बन जाओगी और क्रॉसबो फायर करने के अलावा और भी बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाओगी। तुम राक्षसों की असली देवी बन जाओगी। तुम एक बदमाश हो, तुम बनने के लिए बने थे। गया ने उस पर भरोसा किया। अगर उसने कहा कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। कैसे? उसने पूछा, उसकी निगाह दूर स्थित राक्षसी संरचना पर टिकी हुई थी। हम कैसे एक भगवान को नीचे गिराएंगे? और उन सभी प्राणियों को बचाओ। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने नीचे के दृश्य का अध्ययन किया क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। उसने देखा कि संरचना के चारों ओर आकृतियां घूम रही हैं, परिधि पर गश्त कर रहे पहरेदार, उनके काले वस्त्र और रंगे हुए चेहरे एक परेशान करने वाली एक समान दृष्टि हैं। फिर उसके दिमाग में एक विचार बनने लगा। घुसपैठ, उसने फुसफुसाया, उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। और उस नए मंत्र का परीक्षण करने का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है? चेतना का स्थानांतरण मंत्र, वह मंत्र जो उसे स्काई हॉल की लाइब्रेरी में मिला था। वह खुफिया जानकारी इकट्ठा करके शुरू करेगा, आगरा के कुछ शिष्यों के दिमाग में घुसकर, उनकी दिनचर्या, उनकी कमजोरियां, उनके रहस्य जाने। और फिर वह और गया भेस बदलने में बहुत अच्छे थे। वे घुल मिल सकते थे, आगरा के करीब पहुंच सकते थे और पता लगा सकते थे कि वह वास्तव में क्या करने जा रहा है। थोड़ी टोह लेने का समय है, उसने कहा, गर्दन को तोड़ते हुए। चलो देखते हैं कि ये अराजक कमीने वास्तव में क्या कर रहे हैं। 1379 किंग जीव से मिलना, चेतना का स्थानांतरण, माइकल फुसफुसाया। उसने अपनी इच्छा को केंद्रित किया, उसकी नज़र आगरा के मंदिर की परिधि पर गश्त कर रहे काले वस्त्र पहने हुए लोगों में से एक पर टिकी हुई थी। उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई, धुंधला, और फिर वह वहां था। उसने पंथवादी की आंखों से देखा, अपनी त्वचा पर वस्त्र के खुरदरे कपड़े को महसूस किया और हवा में फैली खून और धूप की बदबू को सूंघा। ये भ्रमित करने वाला था, अभिभूत करने वाला, लेकिन साथ ही उत्साहवर्धक भी। वह पंथवादी के दिमाग में था, अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव कर रहा था, अपनी हरकतों को नियंत्रित कर रहा था। वह परिधि की दीवार के साथ साथ चला, उसकी नज़र नीचे की गतिविधि को स्कैन कर रही थी।
उसने दासों को देखा, उनके शरीर क्षीण हो गए थे, उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे, वे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े खींच रहे थे, उनकी जंजीरें फटी हुई धरती पर एक शोकपूर्ण लय में खनक रही थीं। उसने आगरा के उपासकों को देखा, उनकी आंखें उन्मादी उल्लास से चमक रही थीं, वे हंस रहे थे और कोड़े मारते हुए उपहास कर रहे थे, दासों से और अधिक तेजी से और अधिक मेहनत करने का आग्रह कर रहे थे। क्या तुमने उस बूढ़े आदमी को देखा? उसने दया की भीख मांगी, एक छोटी कुतिया की तरह रोया। एक पंथी ने जमीन पर थूकते हुए कहा, आगरा प्रसन्न होगा, जब वे टूटते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उस योगिनी लड़की को जिंदा ही चमड़ी से उड़ा दिया, एक अन्य पंथी ने अपनी आवाज में धीमी गड़गड़ाहट के साथ दावा किया। वह घंटों तक चिल्लाती रही। ये सुंदर था। माइकल उनकी बातचीत सुनकर घृणा की लहर महसूस कर रहा था। ये प्राणी राक्षस थे, विकृत, क्रूर। उसने देखा कि नए दासों के एक समूह को, उनकी आंखें आतंक से चौड़ी थीं, मंदिर के मैदान में ले जाया जा रहा था, उनकी जंजीरें खनक रही थीं। उसने अन्य दासों को देखा, उनके शरीर टूटे हुए थे, उनकी आत्माएं कुचली हुई थीं, पंथियों द्वारा घसीटे जा रहे थे, उनके बेजान अंग धूल में घसीटे जा रहे थे। बेकार का कचरा, एक पंथी ने बड़बड़ाते हुए एक लाश को चट्टान के किनारे फेंक दिया, लाश नीचे गिरकर नीचे गंदे पानी में गिर गई। आगरा में कमजोरों की कोई जरूरत नहीं है। यह माइकल को बीमार करने के लिए काफी था। ये कमीने, माइकल ने गुर्राते हुए कहा, उसका गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह मंदिर के लेआउट, इसकी सुरक्षा के बारे में विस्तार से सोचते हुए चलता रहा। ठीक है, तो हमारे पास 3 स्तर के वार्ड हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नज़र मंदिर के परिसर को घेरे हुए आकाशीय ऊर्जा की हल्की चमक को देख रही थी। गश्ती मार्ग, पूर्वानुमानित, वे हर घंटे बदलते हैं, हर शिफ्ट में 2 गार्ड, मुख्य प्रवेश द्वार, भारी सुरक्षा, लेकिन एक कमजोर जगह है, पूर्व की ओर, वह वेंटिलेशन शाफ्ट। उसने अपनी गश्त जारी रखी, उसका दिमाग काम कर रहा था, जानकारी को एक साथ जोड़ रहा था, मंदिर की सुरक्षा, कमजोरियों और भेद्यताओं का नक्शा बना रहा था। जैसे ही वह क्षेत्र में गश्त कर रहा था, वह क्षण भर के लिए रुका और एक टावर के आधार पर उकेरे गए रूनों के समूह को देखा। वे रून, वे दिलचस्प हैं, किसी तरह की स्थानिक विकृति। उसने बड़बड़ाते हुए जटिल पैटर्न का अध्ययन किया, जिस तरह से वे एक फीकी, अलौकिक ऊर्जा के साथ स्पंदित होते हैं। टेलीपोर्टेशन, शायद, ठेठ। लेकिन जब वह अपने अवलोकन में खोया हुआ था, एक कर्कश आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस झकझोर दिया। अरे तुम, आगरा के नाम पर तुम क्या कर रहे हो? माइकल जम गया, उसका शरीर सहज रूप से कठोर हो गया। वह मुड़ा, अपने कंधों में एक आकस्मिक झुकाव को मजबूर करते हुए 2 और आकृतियों को पास आते देखा। उनके काले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, उनके चेहरे विचित्र मुखौटों के नीचे छिपे हुए थे। तुम्हें अपने पद पर होना चाहिए, उन गुलामों को देखना चाहिए, उनमें से एक ने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज़ धीमी गड़गड़ाहट वाली थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूनों के आसपास सूंघ रहे हो? पृथ्वी पर अपने हत्यारे दिनों के दौरान उसे कई अप्रत्याशित जटिलताओं का सामना करना पड़ा था। वह अपने पैरों पर सोचने, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और झूठ बोलने में अच्छा था। बस चीजों की जांच कर रहा हूं, उसने अपनी आवाज में एक उबाऊ स्वर को मजबूर करते हुए कहा। उनमें से कुछ कमीनों को इस बारे में बात करते हुए सुना कि ये रून परिपूर्ण नहीं थे। सोचा कि मैं देख लूं। दोनों पंथियों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें उनके मुखौटों के पीछे सिकुड़ गईं। तुमने उन कुत्तों के साथ क्या किया? उनमें से एक ने पूछा, उसकी आवाज में एक खतरनाक दहाड़ थी। जाहिर है, उन्हें कोड़े मारे, माइकल ने कंधे उचकाते हुए कहा। आगरा चाहता है कि यह मंदिर दर्द की नींव पर बने। वे पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे थे। पंथियों ने उसे एक पल के लिए घूरा, फिर जोर से हंस पड़े, उनकी आवाज रात भर गूंजती रही। उन्होंने एक दूसरे की पीठ थपथपाई, उनके मुखौटे वाले चेहरे विचित्र मुस्कान में विकृत हो गए। अच्छा काम किया, भाई, उनमें से एक ने कहा। माइकल की पीठ पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह लड़खड़ा गया। आगरा प्रसन्न होगा। उन रूनों को लेडी किंग जी यू ने खुद डिजाइन किया था। वे एकदम सही हैं, कुछ भी अंदर नहीं जाता, कुछ भी बाहर नहीं जाता। अब अपनी पोस्ट पर वापस जाओ, इससे पहले कि आगरा तुम्हें ढिलाई के लिए जिंदा ही मार डालने का फैसला करे। हाँ भाई, माइकल ने कर्कश आवाज में कहा। फिर वह उस चौकी की ओर वापस चलने लगा जहां से उसने ये शरीर उधार लिया था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी नज़र मंदिर के बाहरी हिस्से पर एक खास जगह पर पड़ी। वेंटिलेशन शाफ्ट। यह मंदिर के पूर्वी हिस्से में, जमीन से काफी ऊपर, एक चट्टान के किनारे पर स्थित था जो नीचे दूषित समुद्र के पानी में तेजी से गिरती थी। शाफ्ट अपने आप में एक संकरा, धातु से बना हुआ छेद था जो मुश्किल से इतना बड़ा था कि कोई आदमी उसमें से निकल सके। और उसके नीचे कुछ भी नहीं था, कोई किनारा नहीं, कोई मचान नहीं और कोई सुरक्षा जाल नहीं। बस उथल पुथल भरी खाई में एक सीधी सी ढलान। ये सबसे स्पष्ट प्रवेश बिंदु नहीं था, लेकिन यह वहां था। और माइकल के लिए, जिसने कमजोरियों का फायदा उठाने, सबसे दुर्जय सुरक्षा में भी छिपी हुई दरारों को खोजने में अपना करियर बनाया था, यह एक अवसर था।
उसने अपनी गश्त जारी रखी, खुद को केंद्रित रहने, घुलने मिलने और सामान्य व्यवहार करने के लिए मजबूर किया। अपने पद पर वापस आकर उसने पंथी के शरीर पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया। एक बेहोश मानसिक पॉप के साथ संबंध टूट गया। क्या मैं सो गया था? पंथी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसका सिर दीवार से टिका हुआ था। माइकल अपने शरीर में वापस आकर धीरे से हंसा। ऐसा लग रहा था कि चेतना के हस्तांतरण मंत्र का एक साइड इफेक्ट था, मेजबान के लिए एक अस्थायी ब्लैकआउट। दूसरे दौर का समय है, उसने बड़बड़ाया। उसकी नज़र दूसरे पंथी पर गई। यह मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था, उसके पीछे उसके काले वस्त्र लहरा रहे थे। उसने फिर से मंत्र का जाप किया। विलय की परिचित अनुभूति उसके ऊपर छा गई और एक पल बाद वह वापस नियंत्रण में आ गया। मंदिर के विशाल लोहे से बने द्वारों से होकर चल रहा था। निर्माण अच्छी तरह से चल रहा है भाई, उसके बगल में पंथी ने मंदिर की बढ़ती दीवारों की ओर इशारा करते हुए कहा। आगरा खुश है, उसने और भी शिकारी भेजे हैं, उन चूहों को खोजने के लिए जो अभी भी जंगल में छिपे हुए हैं, जो एवा की पूजा करते हैं। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, माइकल ने गुर्राते हुए कहा, पंथी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव लाते हुए। और जब हम ऐसा करेंगे, वे आगरा का सम्मान करना सीखेंगे। उसने मंदिर के प्रवेश द्वार से प्रवेश किया और मंदिर के अंदरूनी हिस्से को बारीकी से देखा। यह एक विशाल गुफानुमा स्थान था। हवा में धूपबत्ती और कुछ धातु की खुशबू थी। खून। दीवारें खुरदरे पत्थर की थीं, नंगी और अलंकृत नहीं। रोशनी का एकमात्र स्रोत कुछ टिमटिमाती मशालों से आ रहा था, जो फर्श पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं। और कक्ष के केंद्र में आगरा की एक विशाल मूर्ति जगह पर छाई हुई थी। यह एक विचित्र चित्रण था, जो अराजकता के देवता को उसकी पूरी महिमा में दर्शाता था। उसके चेहरे पर उसी सफ़ेद पाउडर से रंगा हुआ था जो पंथी लगाते थे। उसकी आंखों पर काले रंग की धारियां थीं, जो उन्हें और भी जंगली और भी अधिक विक्षिप्त बना रही थीं। मूर्ति के पैरों में चढ़ावे रखे थे काले मुरझाए हुए फूल, धुआं उगलती अगरबत्तियां, एक कटोरा जो संदिग्ध रूप से जैसा दिख रहा था से भरा हुआ था। आंखें। पंथवादियों का एक समूह, उनके चेहरे उनके हुड के नीचे छिपे हुए थे, मूर्ति के सामने घुटने टेके धीमी लयबद्ध गूंज में मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनकी आवाजें मशालों की चटकती आवाज के साथ एक परेशान करने वाली प्रतिध्वनि थीं। मंदिर विशाल था, इसकी ऊंची छत छाया में खो गई थी और एक चौड़ी पत्थर की सीढ़ी, जो माइकल द्वारा पहचाने नहीं जा सकने वाले जीवों की मूर्तियों से घिरी हुई थी, ऊपर की ओर कहीं ले जाती थी। माइकल को इस बारे में निश्चित नहीं था, सिवाय इसके कि उसे लग रहा था कि वह जल्द ही पता लगा लेगा। लेकिन माइकल का ध्यान उसके आसपास की विचित्रताओं पर नहीं था। यह एक नाम पर था, एक ऐसा नाम जो उसके दिमाग में तब से गूंज रहा था जब से उन पंथवादियों ने इसका उल्लेख बाहर किया था। किंग जियू, भविष्यवाणी की वास्तुकार, जिसने उसे एक खलनायक, एक राक्षस करार दिया था उसके जन्म से पहले ही। मेजरोथ के संस्थापक और स्काई हॉल के पीछे मास्टरमाइंड। वह कारण थी कि उसका परिवार बिखर गया था, कारण था कि वह धरती पर एक अनाथ के रूप में बड़ा हुआ था। इस प्रकार उसका नाम सुनते ही उसका खून खौल उठता था। लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया ताकि अपने गुस्से पर काबू रख सके। वह अब एक भूमिका निभा रहा था, एक मुखौटा पहने हुए, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से। उसे होशियार होना था, धैर्यवान, लेकिन किंग जियू के प्रति अपनी नफरत के बावजूद वह उसकी प्रतिभा को नकार नहीं सकता था। वह नश्वर क्षेत्र में 6 सितारा रनमास्टर थी, अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली रनमास्टरों में से एक। और अगर वह वही थी जिसने इस मंदिर की रक्षा करने वाले रूनों को डिजाइन किया था, इसका मतलब था कि वह अभी भी जीवित थी और आगरा के साथ मिलीभगत में थी। उसे और जानने की जरूरत थी, उसे उनके संबंध को समझने की जरूरत थी। वह यहाँ क्या कर रही थी? आगरा की भव्य योजना में वह क्या भूमिका निभा रही थी? लेकिन इससे पहले कि वह इस पर और विचार कर पाता, उसके बगल में बैठे पंथवादी ने उसे तेजी से धक्का दिया। चलो भाई, उसने फुसफुसाया, समय आ गया है। माइकल अभी भी अपने विचारों में खोया हुआ भौहें सिकोड़ रहा था। समय आ गया है प्रार्थना के लिए, बेवकूफ, पंथी गुर्राया। अपने घुटनों पर बैठ जाओ और थोड़ा सम्मान दिखाओ। आगरा को ध्यान भटकाना पसंद नहीं है। वह घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी नज़र खुरदरे पत्थर के फर्श पर टिकी हुई थी। दूसरे पंथी, जो धीमी आवाज में मंत्रोच्चार कर रहे थे, चुप हो गए। उनके शरीर और भी नीचे झुक गए, उनके माथे जमीन पर दब गए। लेडी किंग जियू, वे सभी एक स्वर में बोले। उनकी आवाज में श्रद्धा और भय का मिश्रण था। माइकल अपनी जिज्ञासा से उत्तेजित होकर सीढ़ियों की ओर एक नज़र डालने का जोखिम उठाया। नाजुक रेशमी चप्पल पहने हुए पैरों की एक जोड़ी सीढ़ियों के शीर्ष पर दिखाई दी। उनके पीछे वह थी, किंग जियू, उसके दुख की रचना करने वाली। वह धीरे धीरे और शालीनता से सीढ़ियों से उतरी। उसकी हरकतें मंदिर की दीवारों के भीतर स्पंदित अराजक ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत थीं। उसने गहरे बैंगनी रंग का किमोनो पहना हुआ था, जिसका कपड़ा जटिल कढ़ाईदार डिजाइनों से चमक रहा था।
उसके लंबे काले बाल, जो उसके लबादे की तरह ही जीवंत बैंगनी रंग के थे, एक सुंदर बन में बंधे हुए थे, जिसे एक चांदी के हेयरपिन द्वारा जगह पर रखा गया था जो टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी जापानी पीरियड ड्रामा से बाहर निकली हो, कुरूपता के बीच शांत सुंदरता का एक दृश्य। पंथवादी अपने सिर अभी भी झुकाए हुए चुप रहे, उनके शरीर थोड़े कांप रहे थे जब वह पास आए। माइकल उनके नेतृत्व का पालन करने के लिए मजबूर था। उसने अपनी निगाहें नीची रखीं, उसका जबड़ा भींचा हुआ था और उसके हाथ उसके लबादे की तहों के भीतर मुट्ठी में बंधे हुए थे। लेकिन जब वह बोल रही थी तो उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से कोमल थी। आप उठ सकते हैं, उसने कहा, और यह शब्द पूरे कक्ष में गूंज उठा। पंथियों ने एक साथ अपने सिर उठाए, उनकी निगाहें किन जीयू पर विस्मय और भय के मिश्रण के साथ टिकी हुई थीं। माइकल ने एक और नज़र डालने का जोखिम उठाते हुए उसे आगरा की मूर्ति के सामने खड़ा देखा। वह उसे बाहर ले जाना चाहता था ताकि वह उसके किए की सजा ले सके, लेकिन वह रुक गया। उसे जानकारी चाहिए थी, उसे यह समझने की जरूरत थी कि वह यहाँ क्यों थी, आगरा से उसका क्या संबंध था और इस पागलपन में उसकी क्या भूमिका थी। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, उसने शांत और मधुर आवाज में कहा। भगवान आगरा ने तुम्हारी सुन ली है। वह उतरेगा 2 दिनों में, वह अपनी उपस्थिति से तुम्हें अनुग्रहित करेगा। अध्याय 1380 अवा का जंगल। किंजीयू की शांत मधुर आवाज में दी गई खबर ने उपासकों में उत्साह की लहर दौड़ा दी। हालांकि माइकल को एक अलग तरह का रोमांच महसूस हुआ। शिकार की प्रत्याशा का रोमांच माइकल के भीतर बह गया। वह किंजीयू पर चेतना के हस्तांतरण का मंत्र इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वह देख सके कि उस सीढ़ी के ऊपर क्या है, आगरा के मंदिर के भीतरी गर्भगृह का पता लगा सके। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, तब तक नहीं जब तक वह पहले से ही दूसरे शरीर में था, और अगर वह ऐसा कर भी पाता तो उसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा। किंजीयू अपनी रून महारत, अपनी बढ़ी हुई जागरूकता, आगरा के साथ जो कुछ भी हो रहा था उससे अपने जुड़ाव के साथ, वह शायद घुसपैठ ब्लैकआउट को महसूस कर लेगी और अलार्म बजाएगी। नहीं, मिनियंस के साथ रहना बेहतर था। जानकारी इकट्ठा करो, हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करो। आगरा मंदिर की प्रगति से खुश है, किंजीयू ने कहा। उसकी नज़र उसके बगल में स्थित विशाल मूर्ति की ओर मुड़ गई। लेकिन वह देखने आ रहा है पूरा किया गया पोषण और उसकी मूर्ति, वह इसे आशीर्वाद देना चाहता है। वह रुकी, उसकी नज़र घुटनों के बल बैठी आकृतियों पर घूम गई। जो लोग अभी भी एवा का अनुसरण करते हैं, जो लोग जंगलों में छिपे रहते हैं, उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। आगरा दयालु है, वह उनका स्वागत करेगा खुले हाथों से। माइकल ने लगभग नाक से कुड़ी। दयालु, सही। आगरा की दया में शायद एक चट्टान से जंजीर से बंधे रहना और तब तक काम करने के लिए मजबूर होना शामिल था जब तक कि आप मर न जाएं। उसने किंजीयू की ओर देखा, उसकी नज़रें सिकुड़ रही थीं। वह उसकी आंखों में संघर्ष देख सकता था, घृणा, लाचारी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भूमिका निभा रही थी, जैसे वह खुद अपने द्वारा बोले जा रहे शब्दों से घृणा कर रही थी और जानती थी कि आगरा के सामने आत्मसमर्पण करने वालों का क्या होगा, जैसे वह इससे घृणा कर रही थी। लेकिन माइकल ऐसा आदमी नहीं था जो सिर्फ इसलिए नर्म हो जाता क्योंकि एक सुंदर महिला थोड़ी उदास दिखती थी। उसने काफ़ी हेरफेर, काफ़ी विश्वासघात देखा था, ये जानने के लिए कि दिखावा धोखा दे सकता है। और किंजीयू, वह उसकी पीड़ा की निर्माता थी, जिसने उसे इस रास्ते पर डाल दिया, जिसने उसे जीने का मौका मिलने से पहले ही राक्षस करार दे दिया। अब जब उसे अपनी माँ के बलिदान के बारे में सच्चाई समझ में आ गई है तो वह शायद अपनी माँ के प्रति थोड़ा नर्म हो गया होगा। लेकिन किंजीयू, वह उसके प्रति विशेष रूप से उदार महसूस नहीं कर रहा था। इसके साथ ही किंजीयू मुड़ी और सीढ़ियां चढ़ गई। उसके बैंगनी वस्त्र उसके पीछे धुएं की तरह लटक रहे थे। वह आंखों से ओझल हो गई और पंथियों को चुपचाप श्रद्धा में घुटने टेकते हुए छोड़ दिया। चलो भाई, माइकल के बगल में बैठे उपासक ने उसे कोहनी से धक्का देते हुए कहा। वापस हमारे गश्ती दल पर। आगरा में सतर्कता की आवश्यकता है। माइकल ने सिर हिलाया, पंथी को उसे वापस बाहर ले जाने दिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने कुछ चीजें सीखी थीं, लेकिन उसे अभी भी अधिक जानकारी, अधिक विवरण की आवश्यकता थी। जैसे ही वे वेंटिलेशन शाफ्ट के पास से गुजरे जिसे उसने पहले देखा था, माइकल ने फैसला किया कि अब समय आ गया है चीजों को बदलने का। उसने पंथी के शरीर से अपनी चेतना वापस ले ली। एक बेहोश मानसिक पॉप के साथ कनेक्शन टूट गया। उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई, बदल गई, और फिर वह वापस पहाड़ी की चोटी पर आ गया उसके बगल में खड़ी थी, उसकी नज़र दूर मंदिर पर टिकी थी। क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गई थीं। तुम बस 1 मिनट के लिए वहीं जम गए। सब ठीक है। यह एक जादू है, माइकल ने कहा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। इसे एक स्क्रॉल में पाया। स्काई हॉल की लाइब्रेरी में वापस। चेतना का स्थानांतरण बहुत ही काम की चीज, अगर मैं खुद ऐसा कहूं।
गया ने अपनी आंखें घुमाई, उसके कंधे पर चंचलता से मुक्का मारा। तुम बहुत ज्यादा संग्रह करने वाले हो। तुम हमेशा सभी अच्छे खिलौने क्यों लेते हो? यह उचित नहीं है। माइकल ने ठहाका लगाया। जल्द ही तुम्हारे पास अपने खिलौने होंगे। बस तब तक इंतजार करो जब तक तुम अपने देवत्व को अनलॉक नहीं कर लेते। जल्द ही हो जाए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तो ये जादू कैसे काम करता है? यह क्या करता है? मैं मूल रूप से किसी और के दिमाग में घुस सकता हूँ, उनकी आंखों से देख सकता हूँ, उनके शरीर को नियंत्रित कर सकता हूँ। यह अस्थायी है बेशक, और इसकी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत उपयोगी है। अरे, गया ने कहा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह प्रभावशाली है। तो तुमने क्या सीखा? कुछ उपयोगी? मंदिर का लेआउट, सुरक्षा, गश्ती मार्ग। माइकल रुक गया, उसकी नज़र दूर की ओर मुड़ गई। और मैंने उसे देखा, गया। किंजियू। गया की प्रतिक्रिया तुरंत हुई। उसका हाथ मुट्ठी में बंद हो गया, उसके नाखून उसकी हथेली में इतनी जोर से धंसे हुए थे कि माइकल उसके शरीर में उकेरे गए अर्धचंद्र को देख सकता था। वह माइकल से प्यार करती थी, सच में उससे प्यार करती थी। वह उसकी खुशियां, उसके दुख, उसके गुस्से को साझा करती थी। और अभी उससे निकलने वाला गुस्सा स्पष्ट था। वह कुतिया, उसने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज में जहरीला गुस्सा था। मैं उसे चीर दूंगा, धीरे धीरे। इतनी जल्दी नहीं, माइकल ने उसकी बांह पर हाथ रखते हुए कहा। जितना मैं उसे चीरते हुए देखना चाहता हूं, वह प्राथमिकता नहीं है। आगरा प्राथमिकता है। और किंजियू ने कहा कि वह 2 दिन में आ रहा है। गया का गुस्सा शांत हो गया, उसकी जगह एक विचारशील भौं ने ले ली। 2 दिन, इस गंदगी में ये बहुत लंबा समय है, उसने उजाड़ परिदृश्य के चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा। ये बिल्कुल भी आरामदायक शराबखाना नहीं है, जहां हम बस घूम सकें और इंतजार कर सकें। हमें छिपने के लिए एक जगह चाहिए, उसने बंजर मैदानों, मुड़े हुए पेड़ों और मंथन प्रदूषित महासागर को स्कैन करते हुए कहा। और मुझे नहीं लगता एक मरे हुए पेड़ के नीचे डेरा डालना काम आएगा। माइकल ने ठहाका लगाया। हाँ, बिल्कुल 5 सितारा आवास नहीं है न? उसने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा, माइकल ने कहा। उसके चेहरे पर एक आश्वस्त मुस्कान फैल गई। उसने अपने टोही मिशन के दौरान कुछ चीजें सीखी थीं, ऐसी चीजें जो उपयोगी हो सकती हैं। वे शिकार दल भेज रहे हैं, जो एवा के उपासकों की तलाश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फेथ ही उन्हें छिपा सकता है। वह रुका, उसकी नज़र गया से मिली। और अगर वह शामिल है, तो शायद हम अपना अभयारण्य पा चुके हैं। जैसे ही उसने कहा, आगरा के उपासकों का एक समूह, उनके काले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, उनके चेहरे उन्मत्त मुस्कान में बदल गए, मंदिर के द्वार से बाहर निकले। वे हंस रहे थे, मंत्रोच्चार कर रहे थे, उनकी खंजर मंद रोशनी में चमक रही थी, उनकी आवाज़ हवा में बह रही थी। आज रात हम शिकार करेंगे, उनमें से एक ने चिल्लाया, उसकी आवाज़ एक हर्षित चीख थी। हम उन एवा प्रेमी चूहों को ढूंढ लेंगे और उन्हें उनकी अवज्ञा का दंड देंगे। एक और हंसा। मैंने सुना है कि उनमें सुंदरियां हैं, तीसरे ने होंठों पर जीभ फिराते हुए कहा। आगरा हमारे प्रसाद से प्रसन्न होगा। गया के होंठ एक शिकारी मुस्कान में बदल गए, उसका हाथ सहज रूप से उसकी पीठ पर बंधे गॉडस्लेयर क्रॉसबो की ओर बढ़ रहा था। लगता है कि हमें हमारे मार्गदर्शक मिल गए हैं, माइकल ने कहा। उसकी निगाहें प्रस्थान करने वाले पंथियों पर टिकी हुई थीं। वे इस जगह को हमसे बेहतर जानते होंगे। चलो, साथ चलते हैं। उसने गया का हाथ पकड़ लिया और वे अनजान पंथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए वापस छाया में चले गए। हालांकि उन्होंने छाया, मुड़ने हुए पेड़ों और असमान इलाके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए अपनी दूरी बनाए रखी। जमीन चट्टानों और मलबे से अटी पड़ी थी, हवा सड़न की बदबू से भरी हुई थी। चलो उस चट्टान के पीछे छिपते हैं, माइकल ने समूह से छिपने के लिए एक बड़ी चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा। उन दोनों ने तूफानी बादलों द्वारा बनाए गए अंधेरे का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और चट्टान की ओर बढ़ गए। लेकिन जब वे चट्टान के पीछे थे, गया का पैर एक ढीली टहनी पर फंस गया, जिसकी तीखी दरार सन्नाटे में गूंज रही थी। शिट, उसने शाप दिया। ठंड से कांपते हुए उसका हाथ सहज रूप से गॉडस्लेयर क्रॉसबो की ओर बढ़ रहा था। एक पंथी, जो दूसरों से पीछे रह गया था, रुक गया, उसका सिर झुका हुआ था, उसकी निगाहें क्षेत्र को देख रही थीं। क्या तुमने सुना? उसने पूछा, उसकी आवाज़ धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। माइकल ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपनी इच्छा को केंद्रित किया, चेतना के हस्तांतरण मंत्र को दूसरे पंथी पर डाला, जो चट्टान के किनारे के पास चल रहा था। एक अवसर देखकर माइकल ने पंथी के शरीर को एक हल्का धक्का दिया। परिणामस्वरूप पंथी, जिसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, लड़खड़ा गया, उसका पैर एक ढीली चट्टान पर फंस गया, जिससे वह किनारे पर गिर गया। जिन पंथियों ने टहनी टूटने की आवाज़ सुनी थी, वे शोरगुल की ओर मुड़े, उनकी हंसी रात भर गूंजती रही। जब उनका साथी चिल्ला रहा था, उसका शरीर नीचे अंधेरे में गायब हो रहा था।
चिंता व्यक्त करने या अपने गिरे हुए साथी की मदद करने के बजाय अन्य पंथी बस हंसे। लगता है आगरा को आज रात एक और बलि मिलनी है, उनमें से एक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। बेवकूफ कमीना, सीधा चल भी नहीं सकता। गया पंथी को अपने विनाश की ओर गिरते हुए देख रहा था। वह खुद को रोक नहीं सका और एक धीमी सीटी बजाए। अरे वह कारगर था, उसने कहा। उसकी नज़र चट्टान के किनारे से माइकल की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में प्रशंसा की चिंगारी थी। मुझे वह मंत्र चाहिए। क्या ये जानवरों पर भी काम कर सकता है? शायद। माइकल ने कंधे उचकाए और वे छायाओं के बीच चुपचाप आगे बढ़ते हुए पंथवादियों का पीछा करना फिर से शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचते गए, परिदृश्य बदलने लगा। बंज मैदानों की जगह हरियाली ने ले ली। असली जीवित पौधे, पेड़ जिनके पत्ते चमकीले हरे रंग के थे, आसमान की ओर बढ़ रहे थे। उनकी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे एक घनी छतरी बन गई थी जो तूफानी बादलों की बीमार चमक को रोक रही थी। हवा, जो सड़न की बदबू से भरी हुई थी, अब ताज़ा साफ थी, देवदार की सुइयों और जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। यह आगरा के मंदिर के चारों ओर फैली वीरानी से बिल्कुल अलग था। लेकिन पंथवादी जैसे ही जंगल के किनारे पहुंचे, उन्होंने जमीन पर थूक दिया। उनके चेहरे पर घृणा के भाव थे। उस हरे रंग की गंदगी को देखो, उनमें से एक ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। यह घिनौना है, अप्राकृतिक है। ये सब जीवन। एक और पंथी का राह उठा। यह आगरा का अपमान है, अराजकता के लिए। हमें इसे जला देना चाहिए। आखिर वे कहाँ छिपे हैं? एक तीसरे पंथी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नज़र घने जंगल को स्कैन कर रही थी। वे अवा पूजा करने वाले मैल, हम कई दिनों से खोज रहे हैं। जाओ उन्हें खोजो, बारूक, एक पंथी ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा। दूसरा पंथी हंसा। मुझे लगा कि तुम कभी नहीं पूछोगे। उसने अपने हाथ उठाए, उसकी उंगलियां जटिल इशारों की एक श्रृंखला में मुड़ रही थीं, जैसे वह जादू कर रहा हो। जल्द ही उसका शरीर विकृत हो गया, हड्डियां टूटने लगीं और फिर से बनने लगीं, मांस लहराने लगा जब तक कि वह उनके सामने खड़ा नहीं हो गया। अब वह इंसान नहीं रहा, वह एक कुत्ता था, एक विशाल पागल दिखने वाला जानवर जिसका फर रात की तरह काला था। उसकी आंखें एक दुष्ट लाल रोशनी से चमक रही थीं। परिवर्तन और कुत्ते को देखकर गया ने मुंह बनाया। अरे यह एक बदसूरत कुत्ता है, उसने बुदबुदाया। चलो चलते हैं, माइकल ने कहा। उसकी नज़र रूपांतरित पंथी के छायादार रूप पर टिकी हुई थी, क्योंकि वह झाड़ियों में गायब हो गया था। हम उसका पीछा करेंगे और हम उन कमीनों को बाहर निकालेंगे, जंगल में, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। वह मुस्कुराया, उसकी आंखों में पुरानी यादों का एक संकेत था। जंगल ने उसे उनकी पहली मुलाकात की याद दिला दी, जब वह इस अजीब दुनिया में आया था, अपनी जगह खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने तब गया को पाया था, जिसे नागालैंड के सैनिकों ने पकड़ लिया था और उसकी मेरिडियन टूट गई थी। फिर उसने छाया और पेड़ों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, चुपचाप और कुशलता से एक एक करके नागाओं को खत्म किया। यह उनकी साझेदारी की शुरुआत थी, उनकी प्रेम कहानी।